समय 11:30 हमारा हो रहा है और अपने सेशन को रिकॉर्ड करते हुए और शुरू कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत। साथियों, आज का टॉपिक एक अहम टॉपिक है। किसानों के हित के लिए हमें इसकी बहुत जरूरी है कि हम जानकारी करें, और जितने भी यूनियन है इनको तो पता होना ही चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से आज हमने टॉपिक लिया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था वे किसानों पर क्या प्रभाव डालेगी, ये चीज हम डिस्कशन करेंगे। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, कुछ मैंने वीडियो सुने, उसी से मैं अपना ज्ञान दूंगा। हो सकता है कुछ इसमें प्रॉब्लम रहे, कमियां रहे, तो उसमें आप अपना स्टडी सर्कल बना के। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि कन्वेंशन इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो सुझाव देती है कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, यानी आपस में ये एफटीए है, liberalization of trade policies results in net benefit to the countries opening up। यानी लिबरलाइजेशन करोगे आप तो देश को फायदा होगा, टैरिफ होंगे, वो होंगे, इस तरीके से होंगे। बट इट मे हैव सम एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसका साइड इफेक्ट भी होगा फॉर सम नेशंस एंड द पुअर इन पर्टिकुलर। जो गरीब देश है उनके ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है, ये कन्वेंशन इकोनॉमिक थ्योरी ने सुझाव दिया। इंडिया हैज ए सेट ऑफ यूनिक डेवलपमेंट चैलेंज अनलाइक द डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्री के सिवाय हमारी जनसंख्या के कारण से हमारे ऊपर बहुत बड़ा इन व्यापार से नुकसान भी हो सकता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन का जो एफटीए कंसेप्ट है वो, इस बारे में हमारी कन्वेंशन इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि ये बहुत मुश्किल है। एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकर एंड ट्रेड नेगोशिएटर अलाइक नीड टू लुक इनटू सप्लीमेंट्री पॉलिसीज टू रिड्यूस द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लिबरलाइजेशन एफटीए। ये बात मोटी मोटी जो है ये कही गई एक डॉक्यूमेंट में, और इस डॉक्यूमेंट के तहत ही मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने पहले डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, पहले क्या है कि एक्चुअली क्या हुआ कि WTO 95 में बना था, उसके अंदर एक व्यवस्था कायम हुई कि आप फ्री ट्रेड का एक मॉडल आया, और उस फ्री ट्रेड के मॉडल के अंदर इन्होंने समझौते किए। तो भारत ने उस टाइम समझौता नहीं किया। भारत ने फिर बाद में क्या है कि मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल 3 देशों का, या बाइलेटरल 2 देशों के बीच में, 3 देशों के बीच में, 5, 10, 14, 15 देशों के बीच में, इस तरह के समझौते शुरू किए हमने। पूरा जो WTO के 190-92 जो देश थे उसके तहत नहीं करके, और ये काम किया। उसमें क्या है, डेवलप्ड कंट्री ने भारत के साथ करने के कुछ कानून अलग है। आप किसी डेवलप्ड कंट्री जो भी 5-10 जो भी हैं उनका आप करोगे तो उनके कानून अलग है WTO में, तो उसके अंदर कोई व्यवस्था उसकी पालन करनी पड़ती है हमें, यदि आप समझौता करोगे। बाकी आपस में आप अपना ये बांट लो, नेपाल को दे दो या बांग्लादेश को दे दो, ये समझौते आप कर सकते हो। WTO में हमारी क्या है कि लड़ाई ये थी इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट में। हमने कहा देखो हमारे पास बहुत बड़े माल हैं, बायोडाइवर्सिटी है, कुछ ऐसे हैं, तो हम अपना इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए हम जो है अभी समझौता नहीं करेंगे आपसे, क्यों उसमें तो खुला हो जाता मार्केट, फिरता है वो चीज, जहां से यहाँ की चीज ले जाओ। फिर भी कई ऐसी कानून कायदे हुए कि वो इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट के तहत कुछ चीजें ये लेके भाग ले। बाद में अब बात आती है कि इंडिया का ये तो मोटा मोटा हुआ कि WTO था, उसमें हम घुसे नहीं। बाद में हम बाइलेटरल, ट्राइलेटरल और मल्टीलेटरल समझौते किए। उसके अंदर हम कई समझौतों का अब वर्णन करेंगे, उनमें क्या हो रहा है, क्यों हमारे किसानों को इन बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है तो उसके साथ हमारा समझौता हुआ। एक बात मैं पूरी पकड़ नहीं पाया संसद में क्या होता, कैसे होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जो समझौता हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा नियम है कि वो संसद में ले जाते हैं जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ, और वहां पे उसको रेटिफाई कराते हैं, अनुमोदित कराते हैं, फिर वो लागू होता है। हमारे यहाँ मैंने ऐसा सुना नहीं, डॉक्यूमेंट तो आता है, लेकिन ये भारत सरकार जाती है कहीं से समझौता करके, एक वो फोल्डर इसको पकड़ाता है, वो इसको पकड़ाता है, ऐसी हमने फोटो में देखी। बाकी यहाँ आकर के उस डॉक्यूमेंट को ये पब्लिक डोमेन में डाले या संसद में करे, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है। आप लोग इसकी सर्च करना कि ये क्या होता है। भाई आप अपने यहाँ से कोई चीज भेजना चाह रहे हो, बाहर से कोई लाना चाह रहे हो, हमारे पास पड़ी हो मान लो और आप लाना चाह रहे हो, ऐसी बातें हम यहाँ पे अभी आज के सेशन में करेंगे।
एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट पॉलिसी है जिसके अंदर हम लोग जो है वो घुस चुके हैं। अब ये एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है उसके अंदर इन्होंने कहा है कि ये इस पॉलिसी के अंदर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन्होंने डाल दिया। एक इंस्टीट्यूशनल बैकअप होना चाहिए, ये भी डाल दिया। एक पैकेजिंग का सिस्टम होना चाहिए और फ्राइट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो फ्राइट ट्रांसपोर्ट के अंदर जब से मोदी एरा आया है ये सारी चीजें हो रही है एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के लिए। और हम लोग ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर को कोई बढ़ावा दे रहे हैं। ये 3 बिल आए थे उसमें भी हम बड़े यूं लगे रहे जैसे बहुत बड़ा हमें कोई फायदा मिलने वाला, क्योंकि वो ट्रेड था। एक्चुअली एग्रीकल्चर का ट्रेड था। इसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो 2018 में इन्होंने बना दी थी उसके अंदर इन्होंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, किसान रेल चालू की, उड़ान का सिस्टम किया, पोर्ट के अंदर ऐसा सिस्टम किया कि आप एक्सपोर्ट की फैसिलिटी दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सारे कुछ किया जो जो आपके इंस्टीट्यूशनल बैकअप की बात आती है। तो ये करके नॉन टैरिफ बैरियर जितने भी थे उनके मामले में अब बाहर के देशों को क्या है कि एक तो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी के मामले में उन्होंने कहा कि उसके स्टैंडर्ड आप करो। अब यहां हमें सोचने की बात है, दुनिया के देश कहते हो कि हमें जो चीज बेचो तो सैनिटरी सिस्टम पे यानी बायो सेफ्टी के मामले में हम समझौता नहीं कर रहे हैं। हम चाहे जीएम ला रहे हो कर रहे हो वो अलग बात है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वो करेगा, लेकिन चीज जो आएगी उसकी जो चेकिंग करने के मामले में उन्होंने कहा कि भाई ये बात है, इसमें भारत बहुत कमजोर पड़ रहा है। इसलिए मोदी जी ज्यादातर कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस के अंदर आप चीजें बढ़ाओ ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। अब ये जो कन्वेंशन थ्योरी जो मैंने पढ़ी पहले आपको कि कन्वेंशन इकोनॉमिक थ्योरी ये सजेस्ट कर रही है कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड से देश का तो फायदा है लेकिन गरीब देशों के नागरिकों को इसमें बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा, लेकिन ये समझौते हमारे साथ हो रहे हैं। अब इसके अंदर एक बात और है कि एफटीए है। एफटीए के अंदर क्या है कि एक पीटीए और होता है, यानी प्रोफेशनल जो किसी बातों को प्रिपेयर करो उनके लिए। एक सेका होता है और एक सेपा होता है। तो सेका में क्या चीजें वगैरह वस्तु इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होती, सेपा होती है उसमें हमारी सर्विस भी जाती है। तो वो हमने ज्यादातर सर्विस के मामले में क्योंकि हमारे जनसंख्या ज्यादा है तो हमने समझौते ज्यादातर सेपा के किए। और डब्ल्यूटीओ में भी मोस्ट फेवर्ड नेशन है उनके बीच में, वो कानून अलग है तो उसके अंदर हम बचते बचाते पतली गलियों से निकल कर आपस में हम कुछ न कुछ समझौते करते रहते हैं। अब ये जो समझौता हो रहा है यूएई के साथ में ये सेपा में हो रहा है, ये कह रहे हैं कि यूएई में हम लोग जो है हमारे आदमी भेजेंगे, बहुत सारे लोग वहां हैं, इसमें जाएंगे करेंगे, कुछ चीजें यहाँ से भेजने की बात आई है जिसमें अंदर उन्होंने ये कहा कि सैनिटरी और साइटो सैनिटरी के मामले में आप ध्यान रखोगे और इस बात को करके, और यूएई ये बात कह रहा है। फिर हमारा ईयू के साथ समझौता है तो ईयू का मामला भी पेस्टिसाइड से जुड़ा हुआ मामला है। ईयू ये कह रहा है कि आपके मामले में पेस्टिसाइड ज्यादा, तो अब इधर एक तरफ तो हम ये नेचुरल खेती की बात कर रहे हैं कि ये को प्रोत्साहन दे, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा माल जो है एक्सपोर्ट हो जाए। मतलब ये है कि भारत के अंदर निवासित करने वाला सिटीजन की चिंता कम है, एक्सपोर्ट का सिस्टम ज्यादा है जो बार बार एफटीए हो रहा है, पैसे कमाएंगे, नौकरी देंगे, ये पूरा ढांचा हम इकोनॉमिक माइंड से कर रहे हैं, जो कि जबकि कन्वेंशन इकोनॉमिक बात जो है वो बिल्कुल अलग कह रहा है। तो इस मामले के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पार्लियामेंट में हो गया 2 अप्रैल को और अभी लागू भी हो गया। ये अभी जो संसद 29 दिसंबर को चली थी इसमें मैंने सुना था इन्होंने इसमें कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया में हुआ क्या, मोटा मोटा ऑस्ट्रेलिया क्या लाएगा क्या देगा, बहुत सारी है, 90% चीजें ऐसी है जिनके अंदर हमने टैरिफ 0 कर दिए, कुछ पे 5% किए। ग्रेन ट्रेड ऑस्ट्रेलिया है, उसने कहा यार मजा आ गया ये, और क्या करेंगे कि वहां से आपका ग्रेन आएगा, अनाज का होगा। अब आप अनाज पैदा कर रहे हो, आप सोचते हो हाँ से पढ़े, मैं अभी मोटा मोटा क्यों 15-20 मिनट में हम इतनी बात कर पाएंगे। वहां का ग्रेन ट्रेड ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसने फोकल पॉइंट फॉर द कॉमर्शियल ग्रेन इंडस्ट्री विद इन ऑस्ट्रेलिया विच इज हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एज स्टेट इन जीएस ने दिया।
approximative population and growing purchasing power of India's consumer. इंडिया के कंज्यूमर का खरीदने की ताकत बढ़ गई है. Will create new opportunity. हमारे लिए एक अच्छा स्कोप है कि हम ग्रेन भेजेंगे. ये वहां की वो जीटीए जो बनी थी वो का और ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली ग्रेन, ये बात कही. फिर बात आती है फिर क्या लाएंगे ये, तो एक पल्सेज की बात आई. शराब वहां की तगड़ी है, तो भारत में शराब आएगी ऑस्ट्रेलिया की अच्छी सी, जिनको शराब का धंधा कैसे होगा, क्योंकि राज्य जो है ये शराब के ऊपर ये वेट वगैरह लगा के जिंदा है, तो ये तो डायरेक्ट शराब तो वहां से आ जाएगी. अब ये भी बहुत बड़ा सवाल बनेगा, क्योंकि मैं आगे के समझौते पढ़ रहा था यूके का, तो वहां के वो आपकी स्पोर्ट्स जो है वो वहां से आएगी. तो अब ये शराब ऑस्ट्रेलिया भी भेजेगा, यूके भी भेजेगा. स्कॉच जो है ये कनाडा नहीं, ये यहाँ शायद यूके का एक पार्ट है, तो वहां वो बनती है, तो वो भी आएगी. अब वाइन आएगी और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इंडिया के जो है वो आएंगे. अच्छा, भेड़ का मांस और वूल भी आएगी. हमारे भेड़ पालन का जो धंधा है उसके ऊपर भी ये फर्क पड़ेगा. डेयरी सेक्टर का भी मामला इस एफटीए में है, तो लाइव स्टॉक के ऊपर भी होगा. इनकी क्या एक्सक्लूजन लिस्ट और वो होती है, पॉजिटिव लिस्ट और नेगेटिव लिस्ट होती है कि इतने के अंदर हम टैक्स लगाएंगे, टैरिफ जीरो करेंगे, इतने में नहीं करेंगे. ये मोटे मोटे से फंडा जो है, मैं कुछ टेक्निकल वर्ड आपके साथ बोल रहा हूं, बाकी हम जब तक स्टडी सर्कल लगा के इंडिविजुअली हम नहीं करेंगे, और ये काम इनको यूनियंस को करना है. ये एसकेएम के जुड़े भी हैं राम रतन जी, तो इन बातों को आप लो. फिर इनका कनाडा के साथ में चल रही है बात, अभी जो सेपा के नाम से होगा कनाडा में. ये बात वो एफडीए के अंदर यदि सेपा है, इसका मतलब है यहाँ से आदमियों का आना जाना भी रहेगा नौकरी के मार्फत. तो इन्होंने कहा कि हमारे योगा के टीचर बहुत सारे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, योगा वाली दुकान अच्छी खासी चलेगी, तो हमारे बच्चे यदि है ना डिग्री आईआईटी के बजाय योगा कुछ सीख लेना, तो इनको आता बार वो पासपोर्ट वीजा बन जाएंगे. इनके ये समझौते हैं, इसमें आप योगा में जा सकते हो. फिर एग्री फूड एक्सपोर्ट भी कनाडा से होगा. अब कौन से होंगे, क्या होंगे, ये करते करते इन्होंने कनाडिया वालों ने ये कहा कि भाई कि आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बूस्टिंग पल्सेज प्रोडक्शन इन द कंट्री विद द एम टू रिड्यूसिंग द अमेंडमेंट. इन्होंने कहा आप जब ये दालें पैदा करोगे तो हमारी दाल का क्या होगा, तो वो भी चाह रहे हैं कि दाल पैदा हो. अब भारत के किसानों के ऊपर है ये पूरे, मैंने इसमें से ये एक डॉक्यूमेंट ढूंढ के गूगल से 2-4 वीडियो में देख के, केंद्र बिंदु किसान है. बाकी तो बहुत सारी चीजें आएगी, कोई शैम्पू आएगा, कोई दारू आएगा, तो दारू से अपने को, वाइन से हमें किसान को मतलब नहीं है. लेकिन जो जहां कहीं भी एग्रियन का एग्री फूड कहीं एक्सपोर्ट हो रहा हो, तो वो हम ध्यान रखेंगे भाई इसमें ये इतना क्यों हो रहा है, और ये चीज जो है वो. तो कनाडा से यूके के मामले में हमारा ये हुआ कि यूके जो ब्रेक्जिट में भी हमारे साथ था, लेकिन इनके प्रधानमंत्री चेंज होने करने से हमारे कुछ बातें हो गई. यूके में हमारी लड़ाई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की और एल्कोहल इंडस्ट्री की. एल्कोहल में यूके के अंदर क्या है कि वो स्कॉच विस्की है ना, वो कह रहा है कि मैं बहुत सारी भेजूंगा आपके यहाँ. ये कह रहे हैं यार सारी भेजेगा तो हमारा दारू का क्या होगा, तो हम जो इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी. तो फिलहाल इनका ये कर रहा है कि एल्कोहलिक स्पिरिट और फूड के मामले में हमारी अभी खींचतान चल रही है, जिसमें 28 चैप्टर बने हैं, उस पे 19 पे डिस्कशन हो चुका है, बाकी ये धंधा चल रहा है. हमारा जो ये ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत है, इन बातों पे थोड़ी सी दृष्टिपात करता रहे. किसके पास से कौन सी चीज एक्सपोर्ट होने से निकल रही है, किसको नुकसान होगा, किसको क्या होगा. जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, मैंने आपको ग्रेन है, वो ऑस्ट्रेलिया कह रहा मैं करूंगा. एग्री फूड में कनाडा भी घुस रहा है कि वो करो, क्योंकि ये क्या है कि सरप्लस और नेगेटिव, यानी आपका डेफिशिएट. चाइना के साथ में हमारा डेफिशिएट है, हम चाइना ज्यादा भेज रहा है, हम कर रहे हैं. तो इस तरह से हमें बैलेंस भी रखना चाहिए. डब्ल्यूटीओ भी इन बातों को कर रहा है. फिर ईयू में हमारा 2007 से चला, 13 तो कुछ बातचीत चली, फिर अब मोदी जी ने वापस बातें शुरू की है. तो ईयू की लड़ाई ये है कि ईयू एग्रीकल्चर के अंदर गजब की सब्सिडी दे रहा है. यूरोपियन कंट्रीज जो है एग्रीकल्चर के जो किसान हैं उनको बहुत ज्यादा, हमारे से 150 गुना 300 गुना सब्सिडी देता है.
यहाँ 14,000 कुछ सब्सिडी है सब्सिडी, तो वहां आप 150 से गुणा कर लो, कितना गुणा सब्सिडी वो ग्रीन बॉक्स के नाम से वो देते हैं, वो रिसर्च के नाम से देते हैं, कि पैसा है। अपने वाली गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो जो है ये वो सब्सिडी नहीं, एमएसपी ये वाली सब्सिडी है, डब्ल्यूटीओ उसमें कहाँ गड़ा है बेटा है। तो ईयू की लड़ाई हमारे ये है कि भाई आप लोग जब इतना एग्रीकल्चर पे सब्सिडी दे रहे हो तो हमारा मामला तो पिट जाएगा, डेयरी और इनके अंदर बहुत ज्यादा है, तो इनके ऊपर और इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट की भी ये बात चल रही है। इसके साथ में इनके यूपीओ एक हमारा बहुत ही पुराना 91 में कुछ इंटरनेशनल ये ऐसी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट के ऊपर हमारे समझौते हैं, उनके अंदर भी ये गड़बड़ डालेगा। फिर मेरी एक पूरी वीडियो है पीपीवी एंड एफआर के ऊपर, यानी प्लांट जो है इसके ऊपर फार्मर के राइट क्या क्या होंगे बायोडाइवर्सिटी में, उसके ऊपर आया। तो ये हर जगह अभी इन्होंने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बाबा रामदेव को बायोडाइवर्सिटी दी, उसमें भी फार्मर के राइट को इन्होंने नहीं माना। अब हम इंटरनेशनल समझौता करेंगे तो हमारा पीपीवी एंड एफआर का क्या होगा, फार्मर के राइट को क्या हालत होगी, वो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। ये सारी बातें होते होते ईयू ने ये कहा कि हमारा जो जीआई है, यानी जोग्राफिकल इंडक्शन है, वो उन्होंने दे दिया। उसके अंदर एक हैम करके एचएएम है जो इटली से भेजेंगे, और उसके मामले में कहा कि हैम कोई मीट टाइप ऐसा होता है, तो यहाँ भारत का मीट खूब जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये हैम जो है हमारा जीआई है, जीआई टैग वाले जो भी है वो चीजें तो हम भेजें ही भेजें। तो इस तरीके से हमारे जीआई के मामले में लड़ाई है, आईपी के मामले में लड़ाई है, पीपीवी एंड एफआर एक्ट के मामले में लड़ाई है, यूपीओ के मामले में लड़ाई है। कब कौन सा समझौता भारत सरकार मान ले और सरेंडर हो जाए, या समझो मान ले, तो वो हमारी बात जो है। अब ये पढ़ते पढ़ते मेरे पास में एक पोर्टल मिला मुझे, जो हम उसको देखेंगे, मैं इसको डॉक्यूमेंट को ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत में चढ़ाऊंगा, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें जाऊंगा। उसके अंदर है policy.trade.ec.eu/eu-trade-relationship-country and region countries and regions India EU इंडिया एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट। ये पूरा डॉक्यूमेंट है जो हमारा ईयू के साथ में होगा, जो 27 देश है, पहले 28 थे, एक बार निकल गया, तो इनके साथ में जो कोई भी बात होगी वो हम इस पोर्टल पे कुछ बातें पढ़ी है। अब इतनी एक्सरसाइज हमारा ग्रुप में इतनी है नहीं कि हम इसको पढ़ें, इसके पोर्टल को खोलें, वेबसाइट को HTTPS पे पढ़ा है ये, तो देखें भाई कौन सी चीजें ले जाएंगे, कौन सी हमारे बीच में लड़ाई है, उसमें किसान का कहाँ नुकसान हो रहा है हमारे दूसरे में, ये है। अब इसके मामले में द वेरी प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू एफटीए इन अनदर एरिया, दूसरा एरिया कौन सा, दैट ऑर्डिनरी सिटीजन्स इंक्लूडिंग फार्मर्स ग्रुप need to give attention to, usually on the non-transparent and non-inclusive। यानी ये जो समझौते हो रहे हैं ना, ये ट्रांसपोर्ट नहीं है कि फार्मर ग्रुप कौन सा जाएगा, क्या होगा, सिटीजन के मामले में नहीं है, और ये सिर्फ ऑफिशियल नेगोशिएशन होगा। अब ये सरकारें जाती है गुपचुप अपना कुछ दस्तखत करके आ जाती है, इसके अंदर सीआईआई जो इनका कॉर्पोरेट का जो है कॉर्पोरेट है बिजनेस के लिए, इसकी भी इसमें टांग है, बीच में इनका जो ग्रुप है वो घुसरा है। तो ऐसे करके फिर बात यहाँ पे आई कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिमेन्स एक्सट्रीमली लिमिटेड इन स्पाइट ऑफ मेनी क्रिटिकल इश्यू बिगन ऑन द स्टेट लिस्ट ऑफ, कुछ चीजें हैं जो स्टेट लिस्ट में है। अब ये समझौते तो करके आते हैं, लेकिन राज्य कह रहे हैं भाई हमें भी कुछ नफा होना चाहिए, तो इनका अपनी एक वो बीच की लड़ाई है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट है, तो इसके अंदर जो है वो नेगोशिएशन कैसे होंगे, इस बात में भी ध्यान रखना है। एफटीए नीड्स सीरियसली एग्जामिन करे एफटीए एंड एंगेजमेंट बाय फार्मर्स ग्रुप एंड दोज कंसर्न्ड विद द सस्टेनेबिलिटी एग्री फूड सिस्टम, यानी एग्री फूड सिस्टम के अंदर जो भी हो, इसमें सीरियसली एफटीए के अंदर ये एग्जामिनेशन होने चाहिए। तो सरकारें तो एग्जामिनेशन किस तरीके से करेगी, हमारे एक्टिविस्ट लोग किस तरीके से करेंगे, कौन सा मीट भेड़ का आएगा, कौन सी ऊन आएगी,
कौन सी शराब आएगी, कौन सी पल्सेज आएगी, कौन से ग्रेन आएगी। ऑस्ट्रेलिया वाले तो भाई खुदा के बैठे हैं कि भारत के आदमी की खरीदने की शक्ति तगड़ी हो गई, इसलिए हमें तो मौज बन गई कि खरीदेगा हमारा अनाज। तो ये सारा है। अब वहां पे एक नई कहानी पैदा हो रही है, वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया, IPEF। ये भी पढ़ने जैसा, ये बड़ा गुप्त मामला है। इन्होंने कहा कि ये इसकी चुपके से सीक्रेट यूनिट, कंडक्टेड इन सीक्रेट चल रही है यूनिट, या मीटिंग में चल रही है इनकी। किसमें? कि जो बाइडेन ने ये कहा कि चीन को यदि ठंडे बस्ते में बांधना है तो 14 देशों को कहा कि आप मेरे साथ आओ। अब ये चीज आई है तो ये मैं थोड़ा सा पढ़ लूं। इन एडिशन, इंडिया इज एंगेजिंग इन द मल्टी कंट्री इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, an agreement that goes beyond traditional trade and investment issue. This is proposed and pushed primarily by the US, launched by US President Joe Biden. It seeks to bring together 14 countries in the Indo-Pacific to balance China's weight in the region. चीन के मार्केट को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए ये चुपचाप यूनिट से टॉक्स आर बीइंग कंडक्टेड इन सीक्रेट टू एडवांस US कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। ये बड़े बड़े हाथियों की लड़ाई में हम व्यापार कर रहे हैं। तब फर्स्ट नेगोशिएशन राउंड ऑफ IPEF इज बीइंग हेल्ड इन दी ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 15 दिसंबर इसमें हुआ, 22 को ही। While India has opted out of trade pillar of the IPEF for now, भारत भी अपनी टांग अड़ा रहा है इसके अंदर 14 देशों में। उसके अंदर 3 पिलर लिए हैं कि सप्लाई चेन होगी आपस में हमारी, क्लीन इकोनॉमी होगी और फेयर इकोनॉमी होगी। क्लीन भी होगी, फेयर भी होगी। ये हम जो बाइडेन के नेतृत्व में 14 देश है, उनकी लिस्ट आपको IPEF टाइप करेंगे तो मिल जाएगी। फिर एक फॉर्मिंग FTA विल हैव एन इंपैक्ट चैनल, एग्रीकल्चर पे बहुत नॉट ओनली टू स्पेसिफिक एग्रीकल्चर, कई तरह से उसके ऊपर एग्रीकल्चर पड़ेगा। range of issue for financial हमारा जो है हम चीजें पैदा मार्केट में होने वाली चीजें। इट इज अनलाइकली दैट इंडिया कैन इंक्रीज इट्स ये करना है। EU के साथ समझौता चल रहा है हमारा, US के साथ मैं बताया, UK के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा लागू गया है, दुबई के साथ हमारा लागू हो चुका है। कुछ ये भी चीजें जाएगी इंडियन रेलवे के कुछ प्रॉफिट कहां जाएगा?
नेशन को तो आएगा, नेशन उसको विकास में लगाएगा, ये सेकंड पार्ट हुआ हमारे लिए। लेकिन डायरेक्ट किसान के पास में नहीं आए। अब नेशन की मर्जी है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस लगा दे, या तो ये करे, या इस तरह की कोई व्यवस्था हो जिसमें जॉब भी मिलेंगे, यहाँ होंगे तो कुछ ऐसे एफपीओ खुलेंगे। हमारा जो एफपीओ और एफपीसी है, डायरेक्ट वो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, ये बात हमने पहले पढ़ रखी है। अब इस लेवल का हमारा जो एक्सपोर्ट के लाइसेंस ले, हमारे इतने तगड़े एफपीसी बनाए, एफपीओ तो जा नहीं सकता, एफपीओ तो इंटरनल मार्केट में ही रहेगा। अब इन्होंने क्या है कि एफपीओ बना दिए, सड़कें बना दी, पोर्ट तैयार कर दिए, समुद्र का ढांचा खड़ा कर दिया, और छोटी छोटी कुछ ऐसी नदियां हैं जिनको तगड़े करके छोटे बोट में ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का है। और गति शक्ति के नाम में आपके बड़ौदा में यूनिवर्सिटी खोल दी, जो रेल वगैरह इन सब में वो गति शक्ति वाले, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको काम कराएंगे। ये मोटा मोटा इस देश का एक खाका बनता है कि हम व्यापार कैसे करेंगे, व्यापार के अंदर किसान कहां टिकेगा, बेरोजगार कहां टिकेगा, अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरह से इनपुट और आउटपुट आएंगे। और ये मैंने पहले राउंड में आपको पढ़ के सुना दिया जो बात कही गई थी। अब क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु ये रहेगा कि कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी में सजेस्ट दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज को लिबरलाइजेशन करने के लिए क्या करा, रिजल्ट इन नेट बेनिफिट टू द कंट्रीज ओपनिंग अप, कंट्रीज को हो गया, बट इट मे हैव सम एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सम नेशंस एंड फॉर द पुअर इन पर्टिकुलर। गरीब देशों के लिए ये कोई भी खतरा हो सकता है। इंडिया हैज ए सेट ऑफ यूनिक डेवलपमेंट चैलेंजेस, इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, अनलाइक द डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले बहुत हमारे पास में चैलेंजेस है। इट इज एंगेजिंग विद इन दीज एफटीए, ट्रेड लिबरलाइजेशन अफेक्ट डिफरेंट कंट्रीज एंड ग्रुप्स, फार्मर ग्रुप भी शामिल है, विद इन द इकोनॉमी वेरी डिफरेंटली। Agriculture policy makers and the trade negotiation alike need to look into complementary policies to reduce the adverse consequences of liberalization through FTA, particularly on vulnerable population to the greatest extent possible. इस थ्योरी को लाके मैं आपके सामने बात रखी है कि हमारी कन्वेंशन जो इकोनॉमी वो ये कह रही थी। अब हम कहाँ सोचते हैं इस बात को, क्या ये कुछ भी समझौते हो रहे हैं? जैसे दबाएं खिला करके संसद में पीयूष गोयल जी ने कहा, सबने तालियां पीटी, तो मजा आ गया, ऑस्ट्रेलिया से समझौता हो गया, ऑस्ट्रेलिया की संसद ने पारित कर दिया। हमारी संसद का गौरव भाई जुड़ा हुआ है, आईएएस की तैयारी कर रहा है मेरे साथ में, तो हो सकता मैं इसको लेऊंगा, ये काफी इंटेलिजेंट बंदा है, कि क्या हमारे ये एफटीओ या रेटिफाई होते हैं, या ये दो देशों के बीच में ये अपने मंत्री जाते हैं, हाथ मिला के वो फाइल इसको दे देता और वो फाइल इसको दे देता, इतना ही है। संसद को सिर्फ सूचना कर दी जाती है या मीडिया को दे दिया जाता है। तो इस बात पे हमारा केंद्र बिंदु रहेगा कि क्या पब्लिक का भी कोई रोल है, या ये नेता जाते हैं अपना कोई भी एफटीओ करके आ जाते हैं। जियो पॉलिटिक्स भी इसका हिस्सा है कि हम चीन से टक्कर लेना चाह रहे हैं, हमारा पड़ोसी है, माल नहीं लेना चाह रहे हैं। अमेरिका के बेके हुए में यूक्रेन आया था, वहां गले की घंटी बांध के बैठ गया वो, तो हम कहां से शांति से जिए अगर हम पाकिस्तान के और कोने लगा रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को भी कह रहा है कि हाँ ठीक है, मेरा माल तू ले लेना, 14 में हो सकता पाकिस्तान भी हो, गूगल करेंगे तो पता लगेगा। ये सारे फैक्टर हमारे सामने है, क्योंकि हम एक ऐसे एनर्जेटिक और सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो इस बात को गहराई से इस लेवल तक सोचते हैं कि कहीं मेरा एक वनरेबल ग्रुप, मेरा एक फार्मर ग्रुप, मेरा एक विलेज ओरिएंटेड ग्रुप, इससे कैसे इफेक्ट होता है। तो गौरव भाई आप बात आपको रखिए, और इनमें मैंने कुछ कहा, इसमें कोई और सबमिशन की बात आए तो रखिए। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए सारे बंदे टू दी पॉइंट रखें और सिस्टम से रखें। आपस में मैं अपना अपना लिंक आपको देता रहूंगा बोलने के लिए। माइक गौरव भाई, ओवर टू गौर। माइक खोलिए गौरव का। हाँ नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है गौरव, आ रही है आपका। मैं मेरा माइक बंद कर रहा हूँ, आवाज आपकी आ रही है। तो सर जैसे आपने अभी ट्रेड एग्रीमेंट्स बताए थे, अब फिलहाल पहले जो ट्रेड एग्रीमेंट्स थे वो एफटीए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था। उसमें एक में नेगेटिव लिस्ट को वैल्यू वो दिया जाता था
एक में पॉजिटिव लिस्ट को ज्यादा लिस्ट में दिया जाता था। सर अब जो ये आपने जो एग्रीमेंट्स बताए ना, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और जो अभी कुछ नेगोशिएशंस न्यूजीलैंड वगैरह के साथ चल रहे हैं, यूएई के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो हमारे अभी जल्दी में साइन हुए हैं 2 एग्रीमेंट। कनाडा के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट है सर, इसमें सारी जो चीजें हैं ना वो स्ट्रक्चर्ड की तरफ जा रही हैं। जो जो जैसे किसान, जैसे मंडी है, तो मंडी को कैसे व्यवस्थित की जाए, अब व्यवस्थित की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, या जो बिखरे, जो कैसे, जैसे हम कह सकते हैं बिखरी हुई चीज को स्ट्रक्चर्ड की जा रही है इस सारे उसमें। तो इसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसमें हमें कॉटन और प्याज और कुछ कैश्यू नट्स या चेरी वगैरह कह सकते हैं, जिसमें हिमाचल और जम्मू कश्मीर के किसान प्रभावित हो सकते हैं, वो एग्रीमेंट पर विरोध होना चाहिए किसानों की तरफ से, किसान जो बॉडीज हैं। क्योंकि अगर प्याज तो हमारे यहाँ पहले से ही 1 रुपये 2 रुपये किलो या 50 पैसे रुपए किलो बिकती है, पुणे की मंडी है, महाराष्ट्र की मंडी है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया से प्याज आएगी तो वो मतलब पहले से किसान परेशान है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया से प्याज के लिए एग्रीमेंट कर लिया कि नेता हमारे खुश हो रहे हैं, नेता तालियां बजा रहे हैं, तो वो किसान बॉडी तो उसमें आवाज उठाए, पीयूष गोयल जी करके तो आ गए उसको, लेकिन हमारे लोगों को तो पता भी नहीं है सर। ओवर टू यू। नहीं, मैंने एक सवाल और पूछा था कि क्या आपको ज्ञान है क्या कि ये संसद में इसका कोई डिस्कशन होता है, या ये साइन करके आगे चुपचाप बैठ गए, ये कोई अखबार में हमने पढ़ लिया प्याज और ये छोटे मोटे आइटम, मैंने एक डॉक्यूमेंट निकाल लिया और पढ़ लिया, इतना ही है, या ये कुछ रेटिफाई कराते हैं कि नहीं कराते हैं अपने, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने तो कराया अपनी संसद में। सर रेटिफाई तो इंडिया में भी होता है, इंडिया में भी रेटिफाई होता है, लेकिन वो रेटिफाई डिस्कशन नहीं होता उसमें। उसमें जो सरकार पावर में है, वो एक तरीके से ट्रेड रेटिफाइड करी जाती है, इसमें डिस्कशन करते ही नहीं है वो लोग। हाँ, वही मैंने कहा ना, मैं तो संसद की एक एक लाइन सुन रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया का समझौता का पीयूष गोयल ने खड़ा रहा और डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया। अब हमारे यहाँ वहां तो रेटिफाइड होता है, तो कौन सी चीजें लाओगे, कौन सी नहीं लाओगे, हमारी जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा डिस्कशन होता है दूसरे कंट्रीज के बाद में। जैसे ईयू है, ईयू ने आपको पेस्टिसाइड के ऊपर अटका दिया, आईपी के ऊपर आपने अटका, 26 में से 19 ही अभी तक हम कर पाए। अब हम अमेरिका की लपेट में और आगे 14 देशों के, उस चक्कर में और पड़ गए कि वो 14 देशों में पता नहीं वो कहां ले जाएगा। क्या चीन वाले मामले को आप कहां पे करोगे, कैसे करोगे, चीन से तुम क्या खरीद रहे हो, वो लिस्ट उसके पास है, पाकिस्तान को कहेगा तुम क्या खरीद रहे हो, तुम खरीदो मत। श्रीलंका तो लटक लिया चीन के अंदर, वो तो सरेंडर हुआ पड़ा है। तो ये सारे जो एफटीए हमारे हैं, तो ये इस तरीके से मतलब पेचीदगी पूर्ण हो गए कि हम इन बातों के अंदर कुछ गहराई में जा नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें कहां और कैसे पता करें। इन बातों के ऊपर हमारे ऊपर जो थोड़ा सा जरूरी होना चाहिए। हाँ, गौरव भाई कुछ कहना चाहें तो बात रखो, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। जो यूके का नेगोशिएशन है वो अभी चल रहा है सेक्रेटरी लेवल पे, और जो हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी लेवल पे चल रहा है, और इसको मार्च 2023 31 तक खत्म करना है, यानी उनको मार्च 2023 तक नेगोशिएशन फाइनल स्टेज में लाना है। तो कुछ नेगोशिएशन चल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाला 19 में 26 में से 19 इन्होंने डिस्कस कर लिए है। लड़ाई आईपी और एल्कोहल इंडस्ट्री की है, क्योंकि वहां स्कॉच जो आती है ना विस्की, वो बड़ी उनकी प्रसिद्ध है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी तो विस्की खरीदो। तो हमारे वाले यहाँ के वाले लोगों का जो है वो क्या भविष्य होगा। ये शराब इंडस्ट्रीज को भी इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन अब ये सरकारें अपना लेवल पे अपना जिस तरीके से भी करती है, अपने समझौते हैं उसी तरीके से चल रही है। अब अरविंद जी आप अपने कोई बात को रखिए कि एक डॉक्यूमेंट एक और था जिसके अंदर मैं पढ़ रहा था कि इसके अंदर इन्होंने कुछ किसानों को गाइड किया है कि आप जो है शादियों में, ब्याह में, या इस बहुत मटेरियल खान पैन में वेस्टेज कर रहे हो। और इसका हमने 14% का एक अपनी मीटिंग भी हुई थी, जो फूड वेस्टेज डे था उस दिन, कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो आप चीजें खराब मत करो, 2 जगह बांध रहे हैं ये, एक तो खराब मत करो खाने पीने में, दूसरा जो है जीरो क्वालिटी का वो उसके अंदर करो, वो ये बांध रहे हैं। तो ये भी इसका पार्ट ही है वैसे। अरविंद जी इस पे भी रखो, और कोई बात आपके और कोई सबमिशन में हो तो बात रखिए। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। देखो, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे आज जो अपनी मीटिंग है, ये सारा का सारा एक्चुअल में जो भी चीज ये लोग कर रहे हैं, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ में बुद्धि हुई है। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको साफ? आ रही है, बोलिए।
ये सब चीजें गुथी हुई हैं। तो मुझे आज ड्यूटी दी गई थी कि भाई ये लोग गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटियां ला रहे हैं, वहां हर गांव के अंदर ये लोग अपनी अपनी सोसाइटी बनाएंगे, जो अनाज होएगा वो इकट्ठा करा जाएगा वहां पर, और फिर बाद में कि भाई हम कोऑपरेटिव रहेंगे तो उसमें मुनाफा ज्यादा होएगा किसान का, और ये होएगा, और किसान जब चाहे अपना पैसा ले ले उसमें से। ये नहीं है कि आज के आज भाव कटाना है, जब भाव आए तब ले ले, और इससे एक तो फूड वेस्ट नहीं होएगा। इनका मोटा मोटा बात करने के लिए तो ये लोग करें कि वेस्ट नहीं होएगा, आराम रहेगा किसान को बेचने के लिए, किसान को मार्केट में नहीं जाना होएगा, किसान के लिए मार्केट वहीं अवेलेबल हो जाएगा, आपके लिए सारी चीजें हम कराएंगे। कोऑपरेटिव इंडिविजुअल की बजाय कोऑपरेटिव रहेगा तो उसमें कमाई भी ठीक करेगा। पर मेरे को जो चीज लगी, मैं आपको उस डॉक्यूमेंट में जो चीज लगी, जो इनकी नीयत है, असल में क्या है, ये करते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये सभी चीजों के अंदर। तो ये इनकी नीयत ये है कि इनको हमारे फूड के ऊपर कब्जा करना है। हर आदमी जो है वो भोजन के लिए तरसे, यहाँ पर फूड के ऊपर कब्जा करना है, पानी के ऊपर कब्जा करना है हमारे। दूसरी चीज कि पानी के लिए भी तरसे। अब ये जैसे फूड ग्रेन है, ये बाहर से लेकर के आ रहे हैं, तो ये चीज इसके साथ में रिलेटेड चीज है। वहां से सस्ता लेकर के आएंगे तो यहाँ वाला बोएगा, उसका कौन लेगा बाद में? कुछ साल सस्ता दे देंगे, वो तो पैसे वाले आदमी है, पैसे वाला दे देगा। परंतु क्योंकि बाहर से आप कितना हिलाओ भले, इन्होंने ये चीज इसलिए करी, बाहर से आप कितना हिलाओ भले, इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है कि यहाँ की इस वास्ट जनसंख्या को पेट भरने के लिए वो संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज भी साथ के साथ पैरेलल में करी है कि भाई ये यहाँ गाँव से जो ये पैदा करते हैं, तो वो पैदा करा हुआ अनाज है, उसको बड़ा सुचारू रूप से मिल जाए, एक स्ट्रक्चर मिल जाए, और उसका हम व्यापार कर सके। किसानों को तो देखो इसमें कोई लाभ मिलना नहीं है, क्योंकि किसान ठीक है। इन्होंने ये हमारे को तो, एक मिनट में बोल लूं हनुमान जी, थोड़ी सी बात, हो सकता मैं डाइवर्ट हो गया हूँ। ये देखो आज से नहीं हुई है, जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तब उन्होंने गाँवों को सड़कों से जोड़ा था, बोला सब पंचायतों को साफ सड़कों से जोड़ेंगे। ये योजना उसी समय से लागू हो गई थी कि खेत में जो भी अनाज पैदा होता है वो सीधा खेत से लेकर के हम जाएंगे। मतलब हम मोटा मोटी अगर देखते हैं बात को, तो हम लोग फ्री ट्रेड के नाम से ये कुछ चीजें यहाँ से जैसे बाहर भेज देंगे, बाहर भी भेजेंगे, ये कमाएंगे, हमारा काम तो होगा अन्न उत्पादन करना, इसके अलावा कुछ नहीं होएगा। इन्होंने सारी चीज, सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। हम यहाँ गधों की तरह पैदा करेंगे और देंगे, जिंदा रहना होएगा तो पैदा करना पड़ेगा इनके लिए। ये कहेंगे कि आपको हाँ हाँ, मैं इसमें एक सबमिशन जोड़ना चाहूंगा। इसने क्या है कि जो थोड़ा सा पढ़ा था मैंने इस डॉक्यूमेंट को, ये एक ग्रिड बना रहे हैं, जैसे बिजली का ग्रिड होता है ना, उस सिस्टम से। क्योंकि हम क्या करेंगे, ये तो है ही का जो होगा हम भुगतेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिर ये व्यवस्था क्या कायम होने जा रही है, एफटीए हो रहे हैं, तो इन्होंने ग्रिड का एक कंसेप्ट डाला। जैसे बिजली का ग्रिड होता है ना, कि आपका 440 वाला जो बिजली घर है उससे 132 में जाएगी बिजली, फिर उसमें जाएगी। तो सप्लाई, इन्होंने जो अमेरिका ने जो लिए ना 3 पिलर, सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए ग्रिड बनाएंगे। फिर है क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी का मतलब होता है कि कोऑपरेटिव कंसेप्ट के ऊपर आपस में, और क्लीन इकोनॉमी का मतलब यह है कि हमारा किसी का पैसा खाया नहीं जाए, मतलब किसी की लूट खसोट नहीं हो, उस सिस्टम को ये एडप्ट करेंगे। अब कोई भी चीज आपके है तो ग्रिड बन गया, जैसे भारत एक हब बन गया किसी चीज का, और चाइना में वो माल पड़ा सड़ेगा, भारत को आस पड़ोस की जैसे चाय है जो आपकी यहाँ से ले ली लंका से, और कोई चीज आपको मिली वहां से ले ली, वो एक ग्रिड बनाएगा। ग्रिड का इंटरनेशनल कंट्रोल होगा, या जो समझौता 14 देश कर रहे हैं या अमेरिका के निर्देशन में कर रहे हैं उस तरीके से, या इसी तरह से कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो ग्रिड वाला कंसेप्ट जब आया मैंने, तो मैं इस बात पे, इस डॉक्यूमेंट पे थोड़ा सोचने लगा। मैंने कहा ग्रिड का आइडिया क्या हम, तब मैंने वो लास्ट में जो टॉपिक जोड़ा ना, सामाजिक सहकार वाला, हमने सामाजिक सहकार के मॉडल को जोड़ा कि क्यों नहीं हम अपना ग्रिड बनाएं, आपस में गांव के लोग, हमारा भी ग्रिड हो सकता है। एक आदमी के पास में एक स्टोरेज खड़ा कर दिया जाए कि बाजरी जो है ये व्यक्ति रखेगा, और उसका ग्रिड के बाद में वहां पे हम आज के टेक्नोलॉजी में लिख ले, फिर उस ग्रिड से बिजली जिधर जिधर भेजनी है भेजते रहे, सप्लाई चेन मेंटेन करनी है। ये सारी चीज जो है ये करने जा रहे हैं। इसमें सहकार मंत्री जो अमित शाह जी है वो इसमें एफटीए के साथ में इस डॉक्यूमेंट के अंदर, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ जैसे मीट है आपका,
तो मीट का भी एक ग्रिड बना देंगे एक जगह, मान लो कोई सप्लाई चेन कहते हैं, जब इधर वाला माल इधर जा रहा है, इधर वाला इधर जा रहा है, तो आपको बिजली, सेम बिजली की व्यवस्था में सोचो, बिजली जब ज्यादा होती है तो वो एलडी मैसेज में काट देते हैं, बिजली ज्यादा वो मतलब होती है तो इधर वाली इधर दे देते हैं, क्योंकि बिजली जो है वो किसी की जेब में नहीं रह सकती। ये कंसेप्ट है, बिजली पैदा होगी उसको कहीं ना कहीं यूज करना होता है, तो कहीं कम हो रही है कहीं ज्यादा हो रही है, तो ग्रिड एक ऐसी चीज है जो बटन दबा के ऐसे किया तो इधर वाला इधर भेज दो, इधर वाला इस भेज दो। ये जो ग्रिड सिस्टम है ये कौन कंट्रोल करेगा? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत इंटरनेशनल कोऑपरेटिव का जो अभी बिल आया है, जैसे अमूल कर रही है आपकी, क्रिप्को कर रही है, इफको कर रही है। जैसे इफको एक ग्रिड है खाद का, क्रिप्को खाद का ग्रिड है, इनके पास सारे डेटा है कि इस एरिया में खाद पंजाब में जाएगा, इधर जाएगा, इस तरीके से। ये जो चीज है ये इसमें लाना चाह रहे हैं एफटीए के साथ में भारत का। इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ग्रिड सिस्टम हुआ, अब ग्रिड में कुछ गोडाउन तो पंजाब में बने, वो जो साइलो बने हैं वो ग्रिड के लिए बने हैं, यानी ये पॉलिसी पहले से है। हम तो ये लपेट में आए हुए लोग हैं, वो किसानों को आता पता नहीं, वो झंडे गाड़े बैठे हैं, वो करते नहीं है। जब ये हाँ ग्रिड बनेगा तो ठीक बात है भाई, किसी का वेस्ट नहीं होगा, बिजली खत्म, जैसे आपने सेव ली, जैसे सेव की बात का ये गौरव कह रहा था, तो सेव की बात हुई तो सेव खराब हो रहा है तो वो ग्रिड के तहत होगा कि डिमांड सेव की किधर है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन करके वहां पे एक हब बना देंगे, वहां बिजली का टाइप हो गया, उधर की उधर ट्रांसपोर्टेशन होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम पड़ गई। ये व्यवस्था मोटी मोटी है। अब इसमें किसान कहाँ है, कितना फायदा उठाएगा, बिचौलिए कितना उठाएंगे, गॉड नोज। तो अब मैं आगे बढ़ूं, गिरिराज जी जोलानिया हमारे बीच हैं, इंजीनियर हैं। जोलानिया जी आप अपने व्यू पॉइंट दो, फिर साथियों को 1 बाय 1 में लेना शुरू करूंगा। माइक खोलिए गिरिराज जी और अपनी बात को रखिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए सर। मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, तो मैं सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें, जानकारी बढ़ा रहा हूँ मैं अपनी। एक सवाल था खाली छोटा सा, जो फ्री ट्रेड में ट्रेड बैलेंस भी मेंटेन होगा या नहीं होता है, होगा या नहीं होगा, या नहीं होता है? डब्ल्यूटीओ के कानून के अनुसार होगा। डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि आप डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री के बीच में ट्रेड है, उनके अलग फॉर्मूले हैं कि टैरिफ का क्या उतार चढ़ाव रहेगा, वो लंबा चौड़ा चैप्टर है। और लेस डेवलप एलडीसी कंट्रीज है, उनके लिए कुछ अलग सिस्टम है कि उनको कह रखा है यार चलो ये गरीब देश है तो इनको कोई थोड़ा सस्ता आता है, इनका माल में थोड़ा अपने हित कर दो। अपने हित लपेटे में तो आएंगे पर पूरी तरह नहीं आएंगे, कुछ तो अपन बचे रहेंगे। हाँ वो डब्ल्यूटीओ कुछ बातें ऐसा है कि लपेटे में ऐसा है कि साहब ग्रुप कौन सा लेते हैं, एग्रीएन ग्रुप को डेवलप रखना है या सर्विस क्लास को। भाई आपका समझौता हुआ तो योगा के टीचर तो चले गए, लेकिन उसके अंदर किसी वो जब वो जो समझौता करने वाला आदमी इतना तो बेवकूफ है नहीं, वो कह रहा भाई ये माल तुझ ले रहा है तो मेरा माल ये ले, ये नियम भी है, डब्ल्यूटीओ में भी नियम है ये। ठीक, क्या आपका डेफिशिएट क्या होगा, सरप्लस क्या होगा, तो इतना डेफिशिएट तो मल्टीलेटरल जो भी समझौते हैं मल्टी लेवल पे बाईलेटरल है। तो ये चीजें क्या है कि हम मजबूरी में कुछ चीजें ऐसी करते हैं कि हमारा डब्ल्यूटीओ पे साइन नहीं था तो हमने जाकर के गोदाम बना दिया। मनमोहन गवर्नमेंट के टाइम में चीन का यहाँ पे पूरा हब बन गया, चीन में कंपनी आई उन्होंने करके ये कर दिया। हाँ भाई गौरव कुछ आप कहना चाह रहे हैं, आगे बढ़ो, शॉर्ट में बात कह दीजिए अपनी। और हाँ सर जो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट है, उसमें भी अभी क्या कर रहे हैं सर, हमारे, मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो हमारे उत्तर प्रदेश में कार्गो टर्मिनल, फ्रेट कॉरिडोर और इस तरह के लॉजिस्टिक पार्क बहुत बड़े स्तर से बनाए जा रहे हैं दिल्ली के आसपास। तो वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात चल रही है कि अभी उसमें काफी अदानी ने जमीन ली है हमारे यहाँ लॉजिस्टिक पार्क के लिए 5,000 करोड़ की। तो अभी लॉजिस्टिक पार्क को कर रहे हैं डेवलप, उसके बाद ये ड्राई पोर्ट्स बना रहे हैं जो राज्य अंदर हैं, जिन पे सीधा एक्सेस नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मैं सबमिशन कर दूं गौरव आपको, इसके बीच में लॉजिस्टिक पार्क में पहले 2 फॉर्म थी, छोटे और बड़े, अब वो मेजर वाले एक बार बंद कर दिए, कोई और एक नया ही कुछ कानून बनाया जिसमें अकेला ही कोई बना सके। मतलब मेजर लॉजिस्टिक पे सेज वगैरह थे ना, उन दुकानों को इन्होंने शर्ट दी, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं बैठेगा, बहुत बड़ा हब बनेगा, बड़ा ग्रिड बनेगा। तो बड़े ग्रिड में ये अडानी जी कूद गए। अब वो मैं संसद में भी सुन रहा था, एक बंदे को सुन रहा था, तो मेजर
लॉजिस्टिक का जो था ना, उसके कुछ डेटा थे, लिमिटेड थे, उसमें कोई काफी लोग जुड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके ही बड़ा बना दिया और उसका कोई नाम वाम नहीं दिया। जो योजना थी छोटे लॉजिस्टिक के, जैसे हम यहाँ ग्रिड बनाए, आपस में हम बात कर रहे हैं ना, हम 50 फैमिली मिलकर अपना ग्रिड बना लें और आपस में मिल बांट के खा लें, सामाजिक सहकार का उसका हमने भाव दे दिया। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ अडानी जैसे लोगों के लिए ही है। ये एक प्रॉब्लम है उसमें। ये संसद में मुद्दा उठा था, ये मुद्दा इतना बड़ा तामझाम खड़ा हो रहा है कि उसके अंदर छोटे मोटे चुचकुचिए कहीं नहीं टिकेंगे। इनका काम सिर्फ उन टोकर के माल उसको ले जाकर उसमें दाजा कर उसमें डालना है, उसको जितना भी है उसी लेवल पे डालना है। तो अब ये एलआरजी गोदारा, अपना परिचय भी दे दो और अपनी बात को रखो। बाद में धाकर साहब को मैं ले लूंगा। अपना परिचय एलआरजी गोदारा लिखा है, मेरे ख्याल से लिखमाराम जी हैं कि कौन है। गोदारा जी खोलिए अपना माइक, खोलिए और अपनी बात को रखिए। चलो वो नहीं बोल रहे हैं, धाकर साहब आप रखिए बात को। हाँ, यही कि अभी ये जो ट्रेड की वजह से अपना व्यापार घाटा बढ़ रहा है और जो अपन पैदा कर रहे हैं वो भी वही विदेशों से लेकर आ रहे हैं। तो अभी इनसे बचने का और निकलने का रास्ता आप बता ही रहे हैं कि सामाजिक सहकार के तहत अपन अपना लॉजिस्टिक खड़ा करें। तो इसी दिशा में आप और आगे मार्गदर्शन करिए। नहीं, वो तो क्या है कि देखो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की काउंटर सोसाइटी, हमारे पास इतना सामान नहीं है। ये तो फंड दे देंगे, क्या आप 10 लाख 20 लाख का माल खरीद लो, तो बाकी का कैसे होगा? तो हमारे पास तो सिर्फ मन है, दिल है, भाव है सहकार का, सामाजिकता का, इसके आगे कुछ नहीं है। अब ये तो एक आइडिया था मेरा, जब ये अमित शाह जी ने जब ये सहकार भारती के नाम से जब लॉन्च किया, तब मुझे लगा कि ये 3 लाख पैक्स खोल रहे हैं, ये करके हमारी मीटिंग हुई पूरी, हमने बहुत बड़ा चिंतन भी खड़ा किया। लेकिन अब वो आदमी टिक नहीं पा रहा ना, इतने बड़े इंटरनेशनल मार्केट में कौन कहाँ टिक पा रहा है, बहुत छोटे हो गए हम तो हमने सोचा यार हम आपस में तो कुछ बांट लें, कुछ कर लें, ढंग की चीज खा लें, कर लें। लेकिन अब पोजीशन है ऐसी, तो उसको हम नकार भी नहीं सकते। हाँ एलआर जी, आप हैंड रेज कर रहे थे, बोलिए गोदारा जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? राम राम जी। हाँ आ रही, बोलिए आप। हाँ, ये आपने मुलाकात होगी। मैं परवटा तहसील हूँ, लिखमाराम गोदारा। हाँ हाँ। तो आज पहली बार जुड़े हूँ, तो ये वास्ते में सोचो आज बढ़िया सोना थोड़ा सीख एक बात के मैंने अमल करा, फिर बाद के मैं अपनी सोच समझ रहा, अपनी भी राय रखा। दूसरी बात जो आप बता रही है कि मतलब आप अपने वास्ते क्यों सुरक्षित करना है, तो वो तो एक दूसरा को परस्परम सहयोग, जो मतलब आपकी खुद को मतलब एक सेक्टर खड़ो करना हो, तो यो एक मारे साहब वो बचावे। हाँ, मैंने जब आपने शायद वो बीज वाला कंसेप्ट आपने ही दिया था मेरे ख्याल से, कि हम हाँ बीज जी, को हाँ भी जी, हम आपस में, हाँ बीज का हाँ कंसेप्ट दिया हाँ जी, था। जब मैंने इनकी मीटिंग चल रही थी ना, ये गूगल इस पे ट्विटर पे, तब मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा गौरव धंधा, आप कहीं नहीं टिक पा रहे हो, कर लो कुछ, बच लो कुछ, थोड़ा बहुत कहीं अपना जीवन जीना हो तो सार्थकता से जी लो। तब बीज की बात भी अपने सामने आई थी कि हम बीज को भी हम इस तरह से कर लें तो जिंदे रह जाएंगे, क्योंकि बीज की कंपनी भी बहुत दखल कर रही है, आपका बीज तो छीना जा रहा है। बिल्कुल आइडिया दिया था। हाँ, क्या आप खाने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखो, खा के वो तो चीज खत्म हो जाएगी, बीज रोक देंगे, तो आप बीज का भी एक हब बनाइए, आपका ग्रिड बनाइए, वरना उसमें भी आप पिट जाओगे। ये आपका सुझाव था, मैंने कई लोगों से शेयर भी किया था इस बात को। तो प्रकाश भाई बोलिए आप, भाई खोलो प्रकाश। हाँ, मैंने इसके बारे में रूरल वॉइस के अंदर भी पढ़ा था और एक दो और वेबसाइटों के अंदर पढ़ा था। तो मुझे जहाँ तक मतलब क्या कहते डिटेल मिली थी, वो मतलब क्या कहते भारत जो इंपोर्ट कर रहा है ना, मतलब वहां से विदेशों से जो चीजें आ रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज आएगी उसके बारे में ज्यादातर सारी डिटेल मिलती है। कनाडा से क्या क्या चीजें आएगी वो भी ज्यादातर सारी डिटेल मिलती है। लेकिन भारत उन्हें क्या देगा बेचेगा वो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही संक्षिप्त में था।
और जो आपने मतलब डेयरी वाला बोला है ना, वो मतलब भारत के लिए था कि भारत जो डेयरी के प्रोडक्ट मतलब क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को दे रहा था ना, उस पे मतलब उनका कोई समझौता नहीं बना। बाकी मतलब क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जो मतलब भेड़ का मांस वगैरह बेचेगा, वो सारी चीजें मतलब क्या कहते हैं उस पे भारत की सहमति है, ठीक है ना। और वो मतलब कह रहे हैं कि मतलब हम इन क्षेत्रों के अंदर हम मतलब व्यापार करेंगे भारत के साथ में, इतना बड़ा मार्केट खड़ा करेंगे। शराब से राज्यों को जो रेवेन्यू है शराब की, हाँ वो मतलब आप स्टेट को एकदम भाई आज की तारीख में वेट शराब और ये पेट्रोल दो पे ही है, तो राज्य तो पिट जाएंगे। दो देश तो दारू भेजने के लिए ही अड़े पड़े हैं। ये तो भेज ही रहा है ना, हाँ ये तो ऑस्ट्रेलिया तो भेज ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिवाय ये यूके कह रहा है कि हमारा तो इसको लो आप, क्योंकि हमारी तो इसकी बहुत तगड़ी है, इसलिए आप लो। दूसरी एक और चीज है इसके अंदर, जैसे कि है ना मतलब ये भाई देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे कि आपने बोला कि भाई वहां पे जो भी चीजें हुई, जो भी मतलब समझौता हुआ, वो मतलब वहां की जो संसद है वहां पे मतलब क्या कहते हैं बताया भी गया, उस पे डिस्कशन भी हुआ। तो भारत के अंदर ना तो मतलब ये डिस्कशन संसद के अंदर हुआ, ना मतलब क्या कहते हैं बाकी बॉडी है, जैसे कि मतलब कई चीजें राज्य के साथ डिस्कशन खड़ा करना जरूरी है, लेकिन राज्य के साथ में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। दूसरी एक और चीज है कि भाई जैसे भी कॉरपोरेट मतलब पॉलिसी वगैरह कोई भी कॉरपोरेट समझौते बनते हैं, तो उसके अंदर कॉरपोरेट को मतलब साथ में लिया जाता है, उनसे मतलब क्या कहते हैं सलाह करके उसके बाद में कोई भी समझौता होता है। लेकिन खेती किसानी के बारे में होता है, तो खेती किसानी के अंदर मतलब ऐसी कोई ना तो बॉडी है ना कोई ऐसी सलाह ली जाती है। हाँ, ये तो ये लिखा है ना, अनडिस्क्लोज नेगोशिएशन ड्राफ्ट टेक्स्ट ओपन बिग बिजनेस एंड कॉर्पोरेट बॉडीज लाइक CIAR कंसल्टेड। इनसे तो करना ही पड़ता है, ये तो व्यापार है। खेती एक अलग चीज हो गई, व्यापार अलग हो गई। हमें बेकाया ये जा रहा है कि हमारा माल का आपका एक्सपोर्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा? हमने अनाज पैदा किया स्वामीनाथन वाली कमेटी में, हमें क्या मिला? वो तो कंज्यूमर को मिला। हमने मान लो एक्सपोर्ट होगा तो तुम्हें मिला, हमें तो कुछ मिला नहीं ना। तो हाँ गौरव भाई, कोई कह दो फिर। वो अरविंद जी हैंड रेज कर रहे हैं, गोदारा जी कर रहे हैं, 2-2 मिनट में अपनी बात करो। ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट है उसमें माइक्रो MSME लेवल माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जो है उनके लिए है वो। आप जो है टेक्सटाइल भेजिए, चप्पलें भेजिए, जूते भेजिए, जेम्स ज्वेलरी भेजिए और हाँ लेदर जेम्स का का आइटम है, भेजिए। हाँ जेम्स का है। उसमें जेम्स में एग्रीकल्चर नहीं है उसमें जी। नहीं ग्रेन वाला है ना। ऑस्ट्रेलिया वाले में एग्रीकल्चर का जो ये है, grain trade Australia the focal point for the commercial grain industry within Australia, which is highly export oriented as stated by GTA, from a population and growing purchasing power of India's consumer will create new opportunity। नहीं हमारी क्योंकि तरफ ये से जो क्या है, सर हमारी तरफ से ये 90% समझौते में MSME है। ये है, समझौते में ये है, इनकी दोष ये है कि भाई आप यदि किसान यदि करेगा ना, तो ऑस्ट्रेलिया में गेहूं बहुत होते हैं, वहां पे हमारे से 8 गुना जमीन ज्यादा है और बहुत ज्यादा उनके पास में प्रोडक्शन है। तो वो एक काउंटर पार्ट कर रहे हैं। ये छिपी हुई बात जो मेरे दिल की बात ये है कि ये एक उसको टैग लगा रहे हैं कि आप देख लो, हम ये भी समझौते में है, हमारे जरूरत पड़ेगी तो हम ये कर लेंगे। तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं करना। बात यहां जाकर के अटक रही है कि भाई तुमने अब ये डॉक्यूमेंट, तो मैंने कहा ना कि वो जो मैंने वो यूके वाला बताया, उसका तो मेरे को साइट मिली, तो यूके वाला तो अंडर प्रोसेस है। अब ऑस्ट्रेलिया का जैसे प्रकाश ने कहा वही बात है। हाँ अरविंद जी आप बताइए, कोई बात कहना चाहिए तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ सेशन को। और फिर गोदारा जी, हाँ क्या कह रहे थे अरविंद जी, बोलिए। हाँ मैं देखो ये दारू वाले जो बात आप कर रहे हो ना, दारू में ये लाट के क्यों आजकल सारी चीज डाटा से चलती है कॉर्पोरेट का। अब डाटा इनके पास में है, तो ये जो दुकानें हैं भाई, ये दुकान यहाँ इतनी सेल होती है, इसमें ये होता है, तो ये दुकानें आने वाले टाइम में ये टेंडर वेंडर तो सब हो जाएंगे बंद। और ये दारू है जो कॉर्पोरेट बेचेगा। राज्य तो कहाँ है, राज्य कहाँ टिकेगा? अपन ये बातें कर रहे हैं कि राज्य राज्य,
राज्य का देश नहीं टिकेगा, राज्य का कहाँ वो चीज है। तो घूम फिर के बात वही आती है आप वाली चीज की, हमें ये बैठा लेनी चाहिए कि भाई हम आपस में लड़ेंगे, तब तो देखो वो तो हम उनको टक्कर दे देंगे, नहीं हम कहीं नहीं टिकते फिर बाद में। जब देशों की कोई औकात नहीं है तब हम इंडिविजुअल की कहाँ औकात होगी। फिर इसमें मेरे देखो दिमाग से स्लिप हो गई। हाँ ये बाकी आप वाली बात श्योर एंड सर्टन ये उसी समय उभर के आ गई थी किसान आंदोलन के टाइम में कि इन लोगों को ये यहाँ के हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं इनको मारने के लिए, इनका गेहूं नहीं खरीदने के लिए बाहर से गेहूं लेकर के हम एक बार आ जाएंगे। नहीं, फार्मर ग्रुप को फार्मर ग्रुप को भी बाहर भेज रहे हैं ये सर्विस सेक्टर में। फार्मर ग्रुप जो है वहां ट्रेंड होकर के ऑस्ट्रेलिया वगैरह ना वहां भी भेजेंगे ये भी इसमें है इस डॉक्यूमेंट में। अब हाँ गोदारा जी कुछ आप कह रहे थे तो फिर मैं आगे बढ़ूं राम प्रसाद जी के पास में, फिर राम रतन जी हैं किसानों के साथ में। हाँ जी देखो कि मतलब कि खेती किसानी के साथ में अपन का है ना जो किसानी वर्ग है ना वो पशुपालन के साथ में भी आश्रित है, क्योंकि जितना अपन खेती पे मतलब होता है ना उसका जुड़ाव इसी तरह से पशुपालन पे होता है। तो ये लोग क्या करेंगे, मतलब जो पशुपालन का जो व्यवसाय है उसमें जैसे मांस का कारोबार है, चमड़े का कारोबार है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, वो उनकी क्या मंशा ऐसा है कि ये चीजें देखो, इन्होंने एक तो कह दिया कि आपकी गाय मीथेन निकाल रही है, हमारा आटा खरीदो अमेरिका ने, तो एक तो वहां फंसा दिया कि आपको यदि इसमें रहना है कार्बन क्रेडिट में तो क्योंकि 80 गुना वो जो है वो कर रही है। तो ये जगह जगह अपनी लेवल पे अपने फड़ेंगे, हर देश देखो अपना करता है, बार्गेनिंग कंसेप्ट है, बिजनेस है, हम खरीदने वाले लोग क्या करें। अब कौन से ग्रुप पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो उन ग्रुप को लड़ना है। जैसे सीआईए वगैरह इनको तो पूछ लिया इन्होंने, वो ड्राफ्ट बना वो कि भाई ये माल लाएंगे ये लाएंगे, इन्होंने कह दिया कि भाई ये मत लाओ, ये मत, ये हमारे पास पड़ा है, ये हमारा घाटा हो जाएगा। अब किसान को ये अलग थलग मानते हैं, किसान को ये मान रहे हैं कि जमीन है बो रहा है ठीक है, ये अपने खाने के लिए कुछ कर लेगा और बाकी का जो है अपना देखते हैं, व्यापार में नफा होगा तो हम देश चला लेंगे और इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी। जो कन्वेंशन इकोनॉमी बिल्कुल अलग थी, इतना व्यापार नहीं था, लेकिन इसमें जो है वो ढांचा बिल्कुल अलग है। तो हाँ चलिए राम प्रसाद जी अपनी बात को रखो, फिर राम रतन जी को हैंड ओवर करता हूँ माइक। सभी विद्वान साथियों को मेरा राम राम। सारी बातें सुनी, मैं तो एक ही बात सोच रहा हूँ कि ये जो है ना हमारी सरकारें या कॉरपोरेट जो भी है ये है डायनासोर, और कितना भी ये कुछ कर ले एक दिन इनको ही खत्म होना है। हम तो घास हैं, हम अगर अपना बीज और जमीन से अपनी जड़ें नहीं हिलाएंगे तो ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। फिर देखिए सर, जो ये हमारे लीडर हैं, जो हमारे बड़े उपभोक्ता हैं, वो हमारे साथ नहीं है, किसान के साथ उपभोक्ता भी नहीं है। हमें चिंता सिर्फ अपनी करनी है, अपनी जमीन की से जड़ें नहीं उखड़ने देनी है, इसके लिए हमें यत्न करना पड़ेगा, बीज सुरक्षित हो। और जो आप और हमारा जो मॉडल है ना सहकार वाला, वो मस्ती से जियो, आनंद से जियो। ये सारे भी नियम कायदे इनके पक्ष में है और हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। सार इतना ही है। अब ये क्या ला रहे हैं, शराब ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, छोड़ो इनको। मैं राम प्रसाद जी आपको यहाँ रोकूंगा, बिजनेस के अंदर एंटर हुए बिना कोई भलाई नहीं हो सकती, ये एक मोटी बात है। आपके प्याज सड़ रहे हैं, मैं सर इंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हम सक्रिय रहें, सारी जानकारियां रखें। लेकिन हमें देखो, या तो हम जो हब बन रहे हैं, ग्रिड बन रहे हैं, उस पर कोई कब्जा हो हमारा, वो हमारे पास पैसे नहीं। किसान क्या करे, किसान क्या है कि एक्चुअली किसान ने तो मार्केट में एंटर होना चाहता है जहां इनविजिबल हैंड है, नहीं किसान बस सिर्फ ये यूं कह रहा है कि मेरा भला कोई नहीं कर पाता। सरकारों का काम है, मार्केट में इंटर हो चुके हैं, देखो अपने लोग इंटर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो हैसियत है ना वो बहुत लो स्तर की है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अब ये मोनोपोली मार्केट है, पूरा का पूरा अडानी के पास में बहुत बड़ा हब यदि ग्रिड है सेव का, वो 10 जहाज भर के भेजेगा तो आपकी वो 50 टोकरियां कहाँ काम आती है। अब ये मुद्दा है कि आपकी टोकरी आपके पास रखो तो सड़ेगी। भाई ये भी तो बात अपने को एक माइंडसेट के तहत सोचे हैं कि भाई बात कहना बहुत इजी है, मेरे पास में बाजरी पड़ी है सड़ रही है कोई नहीं ले रहा, सर्दी सर्दी लोग खाते हैं, बोलो ग्रिड है नहीं, क्या करूं मैं इस काम को। मेरे पास में कई ऐसे आइटम पड़े हैं जो फालतू खराब होते हैं,
नहीं, ये की बिड है, बनने भी नहीं दुनिया देंगे। तरस हमारे पास में पावर भी है और पूंजी भी है, हमारे पास वो दोनों ही नहीं है। सहकारी भाव भी तो नहीं है ना अपने पास में। सहकारी भाव भी नहीं है, वी आर नॉट कोऑपरेटिव माइंड। और हम सहकारी कॉर्पोरेट भाव ही में हमें टक्कर, जिंदा रख हम सकता है, हम बस सीधी सी बात। हम कॉर्पोरेट को तो टक्कर देना चाहते हैं। माइंड कॉर्पोरेट जो है, देखो दो शब्द बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट से टक्कर लेने के लिए कोऑपरेटिव माइंड चाहिए। जब एफपीओ बना और एफपीसी बना, माइंड सेट तो हमारा आपस में तो भाई से भाई लड़ रहा है। अब इस स्थिति में कैसे किसान जिंदा रह सकता है? नहीं तो नहीं, राम रतन हमने जी बताइए, आप किसानों के अंदर क्या देखो कहना चाह रहे हैं? हनुमान जी सर, पिछले 6 महीनों में हम 8 गांव में, बड़े बड़े गांव में गए, किसी एक बंदे ने हमें फोन किया कि आपकी बात से हम सहमत हैं। वो बातें अपनी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की है, राम अपने अंदर के दर्द हैं, लेकिन हमारी सोच इतनी हो कि क्या हम इसको बचा सकते हैं, इस जीव को? मुझे तो नहीं लगता कि ये, क्योंकि जीव खुद नहीं बचना चाहता। किसान इटसेल्फ कोऑपरेटिव माइंड नहीं है। मैंने ये सामाजिक सहकार की जो बात कही, ये बात तो होने के बाद में तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हम आपस में अपनी चीज को मिल बांट करके खा लें, तो कंज्यूमर तो भाई 140 करोड़ तो यहाँ पड़े हैं। हनुमान जी, सत्ता ने किसान को जाति धर्म में और छोटे मोटे धंधों में, धर्म में इस प्रकार उलझा दिया। आप व्यापार पे आओ, आप व्यापार पे आओ, आप मतलब सहकारी से आप जो कोऑपरेटिव माइंड से कॉर्पोरेट हो सकता है क्या? नहीं हो रहा है, ये मॉडल नहीं है। नहीं, हमारे साथ लोग नहीं जुड़े तो क्यों नहीं जुड़े? हम जाट हैं इसलिए हमारे साथ में दूसरे कोई जुड़े ही नहीं, जाटों के अलावा, और जाट भी पूरे नहीं जुड़े। वह तो कह रहा हूं ना, हमारे तो कई सींग है, कई पूंछ है, कई इस तरह से। जबकि व्यापार करने वाला आदमी ये दिमाग नहीं लगाता। ये व्यापार करने वाला आदमी ये नहीं कहता कि कौन सी जाति का, कौन सा धर्म का हरिजन है तो उसको वो तो पटा के माल दे देगा। हमारा माइंडसेट जो है वो इस लाइन पे नहीं है, और यही एक प्रॉब्लम है, और हम उनसे टक्कर लेने की सोच रहे हैं। अब हम ये क्या करें, ये क्या करें, करते करते ही सारी बात तो होगी। हाँ गिरिराज जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। हाँ राम प्रसाद जी माइक बंद करिए। हाँ बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ राम रतन जी के पास। एक सवाल आ रहा था, संशय था एक, पिछली बार भी जब आपने बात हो रही थी कि अपन जो सामाजिक सहकार आप जो कह रहे हो, गांव का सहकार, ये फिर अपन उसको और बढ़ाए 10 गांव, फिर 2 जिले, फिर 5 जिले, कहीं न कहीं ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाने जैसा कुछ तो नहीं हो जाएगा? फिर इस तरह के आरोप आक्षेप, ये चीजें नहीं, हम तो मिल बांट के खा रहे हैं ना, बेच कहाँ रहे हैं भाई? हम तो, आपको गुड़ चाहिए, मेरे पास गुड़ है, मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं कर रहे हैं। ये बात जो है ना, जेटीसी बनी हुई है एक फेसबुक पे, मेरे को किसी ने कहा वो काम कर रहे हैं, ये इन्होंने गोदारा जी ने, किसी ने कहा मेरे को। मैंने कहा मैं कोऑपरेटिव माइंड में जाता ही, मैं कोऑपरेटिव माइंड से आगे कॉर्पोरेट माइंड की तरफ जा ही नहीं रहा हूं। मेरा दिमाग सिर्फ फिक्स है कि हम अपने भाईचारे में आपस में मिल बांट करके सामाजिक भाव, सहकारिता के तहत जी लें, ये कंसेप्ट है। जब हम पैरेलल गवर्नमेंट तो तब होती है कि हम उसके हब के जो हमारा वो उसका सेव का ग्रिड है हम भी बनाए, और पैरेलल तो कोई मना नहीं करता, लेकिन पिट जाओगे आप। मना कौन करता? मार्केट में तो उतरने को आपको कौन मना करेगा? थोड़ा सा मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मीनिंग ये आ रहा है कि जैसे माल के बदले माल लेंगे, बीच में पैसे से माल लेंगे, इस तरह का चीज, वो सब तरह के। देखो कोऑपरेटिव माइंड जो है ना, वो तो इसमें सरकार का रेवेन्यू जा रहा है ना, तो कहीं न कहीं ये चीज अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ेगी तो ये चीज। अरे क्यों नहीं जाएगा? सरकार का रेवेन्यू क्यों दें हम यार? हम पैदा करने वाले, यही तो लाके मैं टिका रहा हूँ। एवॉइड मार्केट के मॉडल है ये। मार्केट को एवॉइड करके सरकार को हमारी छाती पे मूंग दल के हमने पैदा किया, उस पे रेवेन्यू करके दुनिया में बेच करके पैसे कमा के और गुलसिरे अड़ाए मौज करे। ये क्यों करे? किसान को तो कुछ मिलता ही नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन ही हमारा तो ऊपर है। यही तो बात हम कह रहे हैं। हाँ, तो ये मार्केट के अंदर पैदा करना, जो चीज पैदा कर रहा है वो आदमी क्यों टैक्स दे? सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि देना नहीं देना, मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं सरकार विरोध में खड़ी हो सकती है। होएगी तो होएगी, हम तो खा लेंगे अपना खुद का माल, तो खुद का, कोई कौन सा हम उनसे कर रहे हैं? जीएसटी नहीं देंगे। मेरा मूंग जो है कोई लेगा तो लेगा,
मैं यही तो कह रहा हूँ, हनुमान बाकी जी बचत ही नहीं है, बाकी कोई रास्ता बता दे कोई मुझे। एक मिनट राम प्रसाद जी, मुझे बोलने दो एक मिनट। देखो एक मिनट मुझे बोलने दो, थोड़ा सा मेरे को सारे देखो, सारे ये जो साथ नहीं, देखो एक एक बात करो, सारे ऐसे ये बेच जो का हाँ, मतलब मैं मत उनका पढ़ाओ। राम गिरिराज जी राम का राम आंसर रतन देता जी हूँ। वेट कर रहे हैं हमारा। हाँ मैं गिरिराज जी का थोड़ा सा आंसर दे दूं हनुमान जी। देखो हम लोग बहुत बड़ी चीज के अंदर हम सिर्फ जी रहे हैं, तो वो लोग हमारे को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हमारे आदमी क्या अभी भी पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भागेगा, तो हम तो बहुत कम आदमी होंगे। नहीं, कुछ इसलिए ये तो आप ही यूनिवर्सल किसी ट्रूथ है जी। बड़ी बड़ी बात ये समझ में आ गई कि इनका सवाल काफी जिनाइन है, हाँ कि वो हो सकता है कि आप बीच में कहीं आपको टांग अड़ाओगे। हाँ राम हाँ रतन जी, अब आप बहुत ही आप किसानों के बीच में जाते हैं, किसान एफटीए के साथ खड़ा है, उसमें कहीं न कहीं इम्पैक्ट होगा, कहीं कोणी के लगेगी, कहीं सिर में लगेगी, कहीं गर्दन के लगेगी, छोटा मोटा उसको होगा, नफा घाटा तो उसको सरकार को होगा, बाकी किसान को कोई लंबा चौड़ा होना नहीं है। ये अपना डिस्कशन लगभग हो चुका है। अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर मैंने थोड़ा सा एक मॉडल दे दिया था, तो उस मॉडल का कभी और डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा केंद्र बिंदु है कि किसान यूनियन इकट्ठी हो, इन एफटीओ को पढ़े, पढ़ने के बाद में ये टिके साहब के पास भी बात पहुंचाओ, इनके साथ भी पहुंचाओ कि कौन सी चीज किसान की है जो यहाँ से एक्सपोर्ट होगी या इंपोर्ट होगी। वहां से एक्सपोर्ट होगी तो शायद हमें कुछ मिलेगा, शायद ही है, बिचौलिया लेगा वो बात तो ठीक है, क्योंकि अडानी इकट्ठा कराएगा माल एफपीसी एफपीओ से, फिर अपनी जहाज में डालेगा, किराया लेगा, तो अपनी तो औकात नहीं इतनी लंबी चौड़ी, तो कुछ मिलेगा। जब माल एक्सपोर्ट होगा तो गेहूं जैसे एक्सपोर्ट हुए तो कुछ हमें मिला था, फिर यूक्रेन युद्ध होने से वो ठप हो गया, तो कुछ मिलेगा, कुछ ही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस बात पे हम करें। यदि हमारा पैदा किए हुए माल के साथ में दूसरे का माल यहाँ आ रहा हो, तो क्या किसान इसके लिए तैयार है? क्या किसान यूनियन इस पे कुछ अपनी दखल करने की सोचती है? और क्या किसान यूनियन के तहत आप वहां तक बात पहुंचाने में कोई प्रयास करेंगे? ये तीनों सवाल आप अपने हिसाब से रखो। सभी साथियों को जय किसान। जब बाबा टिकैत, बड़े टिकैत साहब जिंदा थे, तभी से हम WTO का और डंकल प्रस्तावों का और उनका विरोध करते आ रहे हैं। हम इस चीज़ के टोटली खिलाफ में हैं कि अगर बाहर से हम ऐसा समझते हैं कि ये विदेशी लुटेरों की और अपने इंडिया के जो लुटेरे हैं, इंडिया के लुटेरों की अब गवर्नमेंट है दुर्भाग्य से भारत में, तो इन लुटेरों का जो पैक्ट हो रहा है उसका हम टोटली विरोध करते हैं। हमारा किसान इससे मारा जाएगा, किसान को नुकसान है। तो एक बात तो ये, अब डैमेज कंट्रोल करने के हिसाब से हम ज़रूर कुछ जो आप बता रहे हो बना सकते हैं, कुछ सहकारी समितियां वगैरह, या किसानों का माल अपनी ही कुछ कमेटी, अपनी यूनियन बनाकर हम जो बाहर अगर भेजना है या बाहर से आने वाले को रोकना है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और तीसरी बात है बात पहुंचाने की, तो टिकैत साहब के पास ये बात पहले से पहुंच चुकी है। हमारी IT सेल जो है वो इन सब चीज़ों पे नज़र रखती है और वो बात देखती रहती है, तो उन तक बात पहुंच चुकी है और वो समय आने पर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। नहीं राम रतन जी, बात पहुंची है या IT सेल ध्यान में है, तो आप इस बात को शेयर करें कि कौन सी चीजें हैं, क्योंकि हम तो क्या अंधेरे में तीर ठोक रहे हैं। हमें तो कोई गूगल के सारे जी रहे, कुछ गूगल पर गौरव भाई ने बता दिया, कुछ मैंने कह दिया, कुछ प्रकाश ने कुछ पढ़ा के कह दिया, मैंने इधर उधर डॉक्यूमेंट गए। मेरी एक चिंता थी जरूर कि हम किसान के केंद्रित रहें। चीजें तो बहुत होगी, डायमंड भी जाएंगे, वो जाएंगे, सूरत वाले नगीने वगीने, बहुत सारी चीजें जाएगी, बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन किसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसान को तो ये तो ध्यान हो, कम से कम ये तो आप हमें रिलीज करो। टिकैत साहब का या IT सेल का जो भी काम होगा, मैं यही तो काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो एक चिंगारी लगा के एक चांदना कर रहा हूं और ग्रुपों के साथ जुड़ रहा हूं, कभी गूगल मीट कर रहा हूं, कभी फेसबुक लाइव आ रहा हूं, कभी उसमें ट्विटर पे जा रहा हूं। डायरेक्शन और कॉमन पॉइंट मेरा वही है। तो आप मेरे बात पहुंचाने का मतलब है कि भाई आप इसको बाहर करिए कि ये समझौते, क्यों यूनियन का मायने ये है ना, CII वहां चला गया, उसको ड्राफ्ट बता दिया उन्होंने कि ये माल आएंगे, ये जाएंगे। किसानों को नहीं बताया, क्योंकि किसान 2 नंबर के 2 है, यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन किसान इंटरनल पता तो करे। जैसे मैंने एक वेबसाइट बोली, तो मैं कोई गौरव को कोई मुझे मिलेगा लिंक का, इसका नंबर वगैरह गौरव मेरे को बाद में बता देना, इस प्रकाश को, तो उसके अंदर भेजेंगे। इस लिंक पे खोला के IT का बंदा है, तो उसमें
है, मेहनती है, तो हम लोग इस तरफ प्रयास करने पड़ेंगे। सिंपल छोटी बात से हम टक्कर नहीं ले सकते। हम आपके भरोसे हैं भाई, किसान यूनियन के पीछे हम जो किसानों के कर रहे हैं, तो हमारा जो ग्रुप है ना, वो कोई किसान यूनियन का बहुत बड़ा नहीं, हम तो लोगों को यूं ही इकट्ठा करते हैं कि चलो यार ये तो कोई गड़बड़ नहीं है, देखो देखें इनको को, तो हम तो आपके एक तरह से एलाइड हो गए, मतलब एलाइड सर्विसेज होती है ना, वैसे कि एक कलेक्टर होता है, उसके नीचे की एलाइड सर्विसेज में हम हैं। तो ये बात हमें बाहर लानी पड़ेगी कि कौन कौन से माल बाहर से आ रहे हैं, कौन कौन से माल किसान के। बाकी दारू आ रहा है तो दारू का भी हो सकता है किसान पे प्रभाव पड़े, गन्ने के ऊपर प्रभाव पड़ेगा दारू का। आप लोग यूपी के जितने किसान हो, तो मैंने शराब को बार बार कहा, ये बेचेंगे करेंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे गन्ने पे क्या होगा उसका। जब स्कॉच आएगी यूके से, जब ऑस्ट्रेलिया का दारू आएगा, तो वो क्या होगा उसका। तो मेरा आदमी कहां जाएगा, मेरा गन्ना जिससे ये शराब बन रही है, इसमें वैसे तो इन्होंने एथोलिन वगैरह बनानी शुरू कर दी है, शक्कर और गुड़ भी मिलने मुश्किल है इन्होंने पेट्रोल के लिए। इनके पूरे गोरख धंधों को आप उठा के देखो तो यूं लगता है कि किसान का कोई इनको जरूरत ही नहीं है। आपका पूरा का पूरा ढांचा जो है गन्ने को इन्होंने ला करके उसमें डाल दिया कि नहीं एथोलिन चाहिए हमें, तो वो सिरका क्या कहते हैं उसको, वो बना करके लग गए, फैक्ट्रियां सारी उधर कन्वर्ट कर दी। एक मुझे बंदा मिला था कि साहब आप किस दुनिया में जी रहे हो, ये किसान गन्ने का ये कर रहे हैं ना, हम ये ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जिसको देना ये माल ही दूसरा बनेगा, बाहर से आ जाएगा, क्या है शक्कर कहीं से आ जाएगी, सेक्रीन खिला देंगे आपको। भाई मॉन्सेंटो कंपनी ने जब सेक्रीन बनाई थी तो ऐसे थोड़ी बनाई थी, पेपर तो पेप्सी कोला को बचा के ले गया, 300 बोरी शक्कर के बराबर सेक्रीन है, देखते हैं आप। जब आपकी पीछे रुपयों में 10 बेचने लग जाएंगे तो महंगी शक्ति लेगा, नहीं है किसान का प्रोडक्ट है वो इस उम्र को पहुंचे शुद्ध, कहते हैं शुद्ध, आप उन्होंने रिपोर्ट लगा ली या कुछ भी खाओ मस्त रहो। बड़े सवाल हैं हमारे सामने, हम इतने हो सकते हैं, हमें बहुत गए किसान यूनियन को तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आईटी से के आपके बंदे हैं तो उनको आपके कहिए कि भैया ये भी जुड़ो, ये भी आके काम कर रहा हूँ, ये कौन सा काम है, मैं कई लोगों की मिन्नतें करके ला रहा हूं, तो हमें जुड़ना चाहिए ऐसे मामले में। तो अब मेरे सामने वीरेश जी सबसे लास्ट में लेंगे ये करके, और हरलाल जी साहब हैं, हरलाल जी आप अपना व्यू पॉइंट रखिए, माइक खोलिए हरलाल जी और अपनी बात को रखिए। सबको नमस्कार। नए साल की सबका अच्छा साल गुजरे और आपके योजनाएं, आपके दिमाग के जो विचार हैं उनको खूब सारी आगे बढ़े। बहुत शानदार विचारों को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि अपन पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल होगा ही होगा। तो दिशा तो एकदम, डायरेक्शन तो एकदम सही है। ये सही है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि सरकार कुछ करेगी, सरकार अपना खिलाफत कर सकती है। तो अपने जब बार्टरिंग सिस्टम टाइप बात कर रहे हैं आप, जो पुराने जमाने से अपने था, जिससे अपन जीवित थे, जिससे अपन सुखी थे, आप बात तो वही कर रहे हो ना साहब, बस समय थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों का प्रयास एकदम सही दिशा में, सही तरीके से और सही मोमेंटम से चल रहा है। इसको आप चलाते रहिए। कोऑपरेटिव सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर, ये सब चीजें तो हैं और ये सब रहेंगी। सरकारें खिलाफत हैं और खिलाफ में है और खिलाफत करेंगी। किसानों की समस्याएं हैं, सुबह राम प्रसाद जी को सुन रहा था, हैं और रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच में अपने को कुछ न कुछ ऐसा अच्छा निकाल के लेके आना, जिससे अपन समाज में, अपने परिवार में, अपने किसान समुदाय में या ग्रामीण समुदाय में अपन कुछ ऐसा कर सकें जो अपन अभी विचार है दिमाग का, ये रोज रोज करना पड़ेगा। ये कभी खिलाफत होगी, कभी और खिलाफत होगी, कभी और ज्यादा खिलाफत होगी, लेकिन संघर्ष जारी रखना ही पड़ेगा। अभी मैं तक कह रहा था, जरा सी बात लीक से हटके है, लेकिन राम प्रसाद जी मैं कहूँ कि हमारे यहाँ माइंस में तो चूरू से 10 किलोमीटर है मेरे खेत, वहां पर मैंने लिसोड़ा लगा दिया। लिसोड़ा तो ब्रॉड लीव्ड मोटे पत्तों वाला होता है, इसको सर्दी सबसे पहले मारती है, आंकड़े को मारती है वैसे,
लेकिन 3 साल संघर्ष करके मैंने 65 लिसोड़े के पेड़ खेत में खड़े कर दिए। तो ये तो संघर्ष है, अपने को तो संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे साथियों जो फॉरेस्ट अफसर हैं, टेक्निकली वो जानते हैं, किसान हैं, तो वो उन्होंने कहा था बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। मैंने कहा बड़ी बेवकूफी है, लेकिन दिशा तो डायरेक्शन तो मेरी ठीक है ना। अगर लिसोड़े वहां लग गए तो उसके मन 2 मन 5 मन लगेंगे फल, तो वो काम आएंगे, क्योंकि वहां पेड़ लगने मुश्किल हो रहे हैं। मैंने लगा दिए। इसका मतलब कुछ संघर्ष करने से होता तो है। आप लोग भी तो संघर्ष ही कर रहे हो, अपन सब संघर्ष ही तो कर रहे हैं, अपना जीवन ही संघर्ष है। कहाँ है मौज अपने? तरार साहब कितना बोलते हैं, कहाँ है मौज? इनको इनके अंदर का दर्द देखने में आता है, हनुमान जी का दर्द सोचने में आता है कि इनके दर्द कहाँ है और इस दर्द को मिटाया कैसे जाए। ये स्वयं व्यक्तिगत रूप से तो सक्षम है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। उनको तो सिस्टम जो जिसमें अपन पैदा हुए हैं, जिसकी हवा पानी से अपन बड़े हुए हैं और जिससे अपन आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना फर्ज बनता है, वो पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो लगे रहो। कहाँ हार मानने की जरूरत है। अच्छे है सर, करते रहिए। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। अब मेरे सामने एक तो रामदेव सिंह जी पूनिया है और एक निम्बाराम जी हैं। सर आप अपना कोई इसमें कोई इनपुट विशेष हो, फिर थोड़ा गौरव को लेते हुए मैं वीरेश जी के पास में, क्यों अपने पास में 15 और 2 17 मिनट हैं और। हाँ बोलिए। हरलाल जी सर आपका माइक बंद करिए। हाँ रामदेव सिंह जी आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बात कुछ? हाँ जी नमस्ते सभी को। हाँ मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो हरलाल जी ने अभी कहा है कि अपन सही दिशा में चल रहे हैं और सही दिशा में जो संघर्ष करने पड़ते हैं उसमें थोड़ा सा और नवाचार करने पड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारा पॉजिटिव मैसेज जनता में जा रहा है और इसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। धन्यवाद। हाँ निम्बाराम जी आप गांव के मालिक हैं, पूरी सोसाइटी सामाजिक सहकार के पूरे पौधा हो सकते हो एक गांव के मॉडल में, तो कुछ बात कहेंगे अपनी? कोई बात नहीं कहना चाह रहे हैं। ये गवर्नमेंट मशीनरी के पार्ट है, ज्यादातर वंचित रहते हैं। अब हमारी समस्याएं कई है इसमें, क्यों? हाँ गौरव भाई आपको तो लेऊंगा मैं, बीच में मैं सोच रहा हूँ कि किसी को मैं ले लूं। आपके बाद में वीरेश जी बचेंगे, वो उसको हम करेंगे। तो अब मैं हाँ भाई प्रकाश कुछ कह दे, फिर मैं शॉर्ट में कहना आपको टाइम। हाँ, रिकॉर्डिंग में हम लंबा थे। हाँ मैं ये कह रहा था, एक तो राम रतन जी से कह रहा था कि राम रतन जी सर देखो है ना, मतलब क्या कहते हैं, आप कहते हो कि टिकैत साहब या आईटी सेल जो भी बात करे, लेकिन मुद्दा जब है ना, मतलब गर्म हो ना, वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारे तो काम का है, बाद में भले ही कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं रहता है। और दूसरी बात सर हनुमान जी मैं आपसे कह रहा था कि जो मतलब ये राम प्रकाश जी जैसे कह रहे हैं कि भाई हम मार्केट में नहीं जा सकते, तो उसके अलावा जो पैरेलल में मॉडल है जो हम तैयार कर सकते हैं, वो आपका जो सहकारिता वाला जो मॉडल है उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। ठीक है ना? इसके हम जब तक इसको मतलब क्या कहते हैं पूर्णतः सही ढंग से खड़ा नहीं करेंगे हर गांव के अंदर, तब तक हमारे पास में बाजार में एंटर होने का कोई दूसरा सहारा नहीं है। चलो मैं राम रतन जी आपको मैं निर्देशित तो नहीं, निवेदित करते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि आप कुछ यूथ को जो आईटी सेल के एक्सपर्ट बच्चे हैं उनको जोड़ते हुए करो, ताकि हम इनको गहराइयों में जाएं और वो बात जो है हम बड़े वाले एसकेएम के लेवल के लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि क्योंकि उनके पास में मीडिया का जमावड़ा, हमारा तो ये छोटा प्लेटफॉर्म है, इसमें हम बस कितना ही ज्ञान बांट लें तो अब सीमित लोगों तक सीमित बात ही पहुंच पाती है। अब गौरव भाई आप बात रखिए, फिर वीरेश जी इसको सम अप करेंगे। आप 5 मिनट 4 मिनट जो लेना चाहें अपनी बात को रखिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था, कोऑपरेटिव एक्ट का तो हमारे पास देश में 1972 का भी एक्ट है, 1976 का भी इसमें गाइडलाइन है, तो कोऑपरेटिव एक्ट तो सरकार के साथ ही है और उस पर तो सब्सिडी भी दे रहे हैं। ये मॉडल केरल में है, तमिलनाडु में है, और अल्फांसो जो वो है मैंगो है यानी आम है, उसको तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी सब्सिडी दी है। तो ये कोई सिस्टम से अलग नहीं है, ये देश के साथ है, लेकिन ये स्मार्ट फार्मिंग का हिस्सा है। जो लोग थोड़े जागरूक फार्मर हैं
इसमें सब्सिडी भी है, और ये एक्ट, ये तो 3-4 एक्ट है, और हर राज्य के अलग एक्ट है, कोऑपरेटिव एक्ट। हमारे यूपी में 1986 एक्ट। मैं यही गौरव यही बात कर रहा हूँ, हमेशा यही बात कर रहा हूँ कि ये कोऑपरेटिव जो है ना, सरकारी कोऑपरेटिव है, जो लोन बीच में आपने सुना वो तो 2 लाइन मैंने कही थी, ये लोन दे देगी। हमारे प्रतियोगिता की जो कोऑपरेटिव है ना, उसका मैंने 2 तरह की कोऑपरेटिव चल रही है। एक तो इंटर स्टेट चल रही है, मैंने आपको डेयरी का कहा ना, अमूल वगैरह, ये है जो कई राज्यों में है। एक राज्य के अंदर है जो राज्य सरकार करती है, उसकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बिल लाके उसने पटका है, आपको पब्लिक डोमेन में जाना और उसमें कुछ सुझाव हो तो देना, लेकिन बड़े लोगों का बड़ा खेल है। हम जो कोऑपरेटिव बना रहे हैं ना, जनता कोऑपरेटिव के नाम से कर रहे हैं। हमारे कानून सहकारी भाव होगा हमारा, और सामाजिकता वर्ड क्यों जोड़ा? हम कोऑपरेटिव सहकार के साथ, कोऑपरेटिव के साथ और कुछ जोड़ सकते थे, सामाजिक इसलिए जोड़ा वर्ड हमने कि हम उस 80 साल पहले के भारत की सामाजिकता को स्थापित करते हुए, मॉडल मेथड हो या हम कोई भी ऐसा मॉडल बनाए, मिल बांट के बैठ के और गांव एक यूनिट मान के उसमें हम सोच रहे हैं। उसमें मॉडिफिकेशन होते रहेंगे, करते रहेंगे, नहीं हमें कोई रजिस्ट्रेशन कराना, नहीं हमें टैक्स के झमेले में पड़ना, नहीं किसी प्रकार का नहीं। हाँ वो कुछ वो बात। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जो किसान संगठन है, उन्हें जो भी अब एफटीए हो रहा है, क्योंकि पहले का मॉडल अलग था। जो भारतीय किसान यूनियन है या कोई भी संगठन है, पहले हम अपने देश में अपने मील तक का पेमेंट बात कर रहे हैं, अपनी फसल की एमएसपी की बात कर रहे हैं। अब बात उससे ऊपर जा चुकी है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो 2010 से ज्यादा शुरू हो गए हैं, तो अब किसानों के पास भी वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप यूके के साथ क्या कर रहे हैं, और उसमें हम कहां पर हैं, हाँ राम रतन जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं वीरेश जी को ले लेता हूँ। हाँ बोलिए राम रतन जी, आपका हैंड रेज था। मैं यही कर रहा था कि अपनी जो रिकमेंडेशन है, जो आप करना चाहते हैं किसान यूनियन से जो चाहते हैं, या यूनियन को जो आप अवेयर कराना चाहते हैं, थोड़ा सा आप मेरे फोन पे भेज दें। मैं पर्सनली तो बात करूंगा टिकैत साहब से, और वो आपका लिखित में भी भिजवा दूंगा। नहीं, आप ऐसा करिए, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का मेरा चैनल है यूट्यूब पर, और ये बातें इसमें रिकॉर्डेड हैं। आप इसमें से अपने वे में छांट करके और अपने सिस्टम में आप देखना। एक रिकॉर्ड हम मंडे को और करेंगे जो ट्विटर पे है, ये सेम टॉपिक होगा, जिसमें ये गौरव भाई वगैरह 2-4 जुड़ते हैं, बाकी को कोई ट्विटर पे जुड़ना, ये प्रकाश उसको अरेंज करता है, और सेम बात को हम ट्विटर पे लेते हैं, वो रिकॉर्डेड हो जाती है ऑटोमेटिक। ये मेरे चैनल पर रिकॉर्डेड है, वो ट्विटर पर है, तो ट्विटर में हम आपको जो है वो जो प्रकाश इसको पूरा ट्विटर हैंडल को पूरे को संचालित कर रहा है, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि भाई ये सेम बात वहां भी उठे, वो वहां के लोगों की सोच क्या है। कुछ ट्विटर पे अलग तरह के लोग भी जुड़ते हैं उसमें, तो वो काफी लंबा चलता है उसमें। तो हम तो 100 मिनट में वाइंड अप करते हैं अपना। मैं आधा मिनट बोलता हूँ, नहीं 10-15-20 मिनट यही बातें कहूंगा लगभग, और उसी बातों को हम लेकर के उसमें देखो अरविंद जी जुड़ते हैं। ये काफी लोगों को जुड़ना नहीं आता या कई कारण होगा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम है कि जो लोग शाम को जुड़ते हैं ना, मेरी प्रॉब्लम तो 11-22 फिक्स है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि शाम को उनके टाइमिंग अलग है। तो प्रकाश उनसे लाइजन बनाता, मेंटेन करता है, मुझे भेज देता है कि साहब आपको इतने बजे से बोलना है, तो मैं यही बातें उनको बोल देता हूँ और वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो मैं रिकॉर्ड आपके पास भेजूंगा, और आपकी आईटी सेल को सुना करके कि भैया देखो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पार्ट एंड पार्शियल हेल्पर है, हम तो आपकी हेल्प करने के लिए, हमें तो कोई तुगमा लेना नहीं है या किसी प्रकार का नहीं है। अब कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे बात नहीं पहुंचती है तो दिल में थोड़ा दुख होता है कि यार यहाँ पे बोले नकार खाने में तुलसी की आवाज, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो वाली बात है। इसलिए हम कहते हैं, वो राजू आता था उसको भी आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं साहब, आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मीटिंग में आया कि नहीं, अपने आप क्या हो जाएगा, आपकी बात टालेंगे भी नहीं वो। नहीं वैसा है जी कि ये अपने रिकॉर्ड भेज देंगे, आने का अपने जो जरूरी नहीं है, उनके अपने शेड्यूल है, हमारे अपने शेड्यूल है। मैं शेड्यूल को ब्रीच नहीं करता, क्योंकि मैं उस ग्रुप को जोड़ना चाहता हूँ जो 11:22 पे 11:30 से 1 मिनट आप एक भी जुड़ते हैं तो मैं तो बोल देता। मेरा तो ये मेरा रूटीन है कि मैंने कहा अपने को तो, अब जब अंधा आदमी भजन बोलता है ना किसी गली में, तो हो सकता है कुत्ते पे पैर भी लग जाए उसके, लेकिन उसको भजन गाते रहना चाहिए। ये मैंने अपना ढांचा बना लिया कि संडे को ये करेंगे, मंडे को ये करेंगे, बृहस्पतिवार को हम ये सहकारी वैकारी वाले इसमें यहाँ की लोकल प्रॉब्लम, जैसे अभी पीएमजीएसवाई इसकी फसल बीमा की चल रही है, तो उसके ऊपर हम एक मीटिंग बृहस्पतिवार को लेते हैं, शाम को वापस ट्विटर पे ले लेते हैं। जी समय तो टाइम निकला जा रहा है।
हाँ वीरेश जी बोलिए सर। जी 14 लोग जुड़े हैं, निवेदन है कि बात को पूरा सुने, बीच में जाए नहीं, बहुत जरूरी बातें हैं। हनुमान राम जी अपने संबोधन में आपने एक बात कही है कि इनको किसान की जरूरत ही नहीं है। सच्चाई तो बिल्कुल यही है, जो पूरा आज का डिस्कशन या इससे पहले के जो डिस्कशन हमारे हैं उन सब का लब्बो-लुआब तो यही है कि इनको किसान की जरूरत नहीं है। दरअसल क्या है कि किसान जो है ये बहुत बड़े एसेट का मालिक है। भारत की जो उर्वरा भूमि है ये विश्व के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और सबसे ज़्यादा मिनरल्स और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट यहाँ की होती है वो रिच प्रोडक्ट होती है। ये सारी दुनिया जान चुकी है और ख़ास तौर से कॉरपोरेट जगत जान चुका है। जहाँ तक सवाल है सरकार का, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जहाँ एक किसान वर्ग होता है जो आज देश में 60% है, इसके अलावा एक वर्ग बचता है 60% में आ जाता है किसान जो पैदा करता है, और वो वर्ग जो खेती से किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। एक वर्ग बचता है जो ट्रेडिंग करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। इसको हम जो देखते हैं सदियों से, वो एक परजीवी के पैरासाइट के रूप में देखते हैं, जो मेहनत नहीं करता, केवल मुनाफाखोरी करता है। और आज ये दुर्भाग्य कहिए देश का या कुछ भी कहिए, अंग्रेज सरकार के साथ तो ये दलाल के रूप में थे, लेकिन आज ये रूलर के रूप में है, हमारे ऊपर एक शासक के रूप में आ गए हैं और बहुत मजबूत शासक के रूप में आ गए हैं। तो शुरू से अंत तक जो इनके कार्यक्रम आप देखेंगे, वो कार्यक्रम इनके हैं कि जो एसेट किसान के हाथ में है ये किस प्रकार कॉरपोरेट के हाथ में आए। यानी जो हम बात करते रहते हैं बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज की, जो कांग्रेस की नीति थी वो थी फॉरवर्ड लिंकेज की, कि किसान फॉरवर्ड लिंकेज करे, अपना प्रोडक्ट लेके वो मार्केट में जाए और सेल करे, उसको प्रॉफिट मिले, जो कोशिश कांग्रेस की रही है। 1991 में जब उदारवादी नीति आई, WTO आए, तब भी एक गली छोड़ी गई थी FPO FPC की, और ये 73वां 74वां संशोधन किया गया। कांग्रेस ने एक सॉफ्ट एटीट्यूड दिखाते हुए एक कॉर्नर छोड़ा था, एक लाइन छोड़ी थी किसान के लिए कि वो चाहे तो अपना बिजनेस अगर वो समर्थ है तो अपने जरिए करके अपने प्रोडक्ट को बेच सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पढ़ रहा था डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता के अवसान के कारण, जो उसके 6 या 7 कारण हैं, उनमें एक कारण ये भी है कि किसान का जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो भी सिंधु सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। क्या हुआ था उस समय कि गेहूं का व्यापार, गेहूं का उत्पादन चल रहा था बड़े पैमाने पर, और जो शासक वर्ग थे उन सब ने गेहूं को लेकर के नीति बना करके किसान का शोषण करना शुरू कर दिया था, और किसान जिस हालत में आज जा रहा है इससे बदतर स्थिति में आया था। तो तब किसानों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया पलायन का, और उन्होंने पलायन गुजरात और राजस्थान में किया जहां मोटे अनाजों की खेती है। और आपको बता दूं कि मोटे अनाज का न तो कहीं व्यापार था दुनिया में और ना कोई इसको खा सकता था। आपको याद होगा हम चने की रोटियां खाते हुए मतलब बुरा मानते थे कि यार चना खाना पड़ रहा है, आज चना ढूंढ ढूंढ के खाते हैं। तो इसे जो मोटे अनाज हैं इनकी कीमत का तब किसी को पता नहीं था, लेकिन अपना पेट भरने के लिए और अपने बिलोंगिंग्स को जीवित रखने के लिए तब किसानों ने मोटे अनाज की खेती शुरू कर दी। वो जो सिंधु सभ्यता का विकसित मॉडल था उसको छोड़ दिया, उस मॉडल को। तो ये भी सिंधु सभ्यता के कारण का एक पतन का एक कारण बना उस समय, जो मेरे अध्ययन के मुताबिक है। अब मैं कहना चाहूंगा कि किसान, रामरतन जी आपको मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, आप लोग 3 कृषि कानून वापस करवा के शांति से बैठ गए, आपको लगा कि आपने तो जीत लिया रन। अरे वो हारने वाले थोड़े ही हैं, जिन्होंने सदियों से संघर्ष किया है, हजारों साल से जो संघर्ष कर रहे हैं, केवल हमारे एसेट को हथियाने के लिए, हमारी जो जीविका है, जो साधन है, उनको कब्जाने के लिए जो इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, वो क्या चुप बैठेंगे? आप लोगों ने कैसे मान ली ये बात? किसान यूनियन कैसे मान के बैठ सकती है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई? मैं सुन रहा था टिकैत जी को खतौली के किसी ब्लॉक में वो आंदोलन कर रहे हैं, 28 जनवरी से शुरू कर रहे हैं किसी की रिहाई के लिए, कपिल मिश्रा की। अरे वो लोकल लोगों का काम है भाई। टिकैत जी इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं, उनको इंटरनेशनल मुद्दों पे आना चाहिए, उनको अध्ययन करना चाहिए कि क्या स्थिति इस समय, हम कहाँ जा रहे हैं। जो डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं ये किसान यूनियन की मीटिंगों में होना चाहिए। एसकेएम की प्रतिभा का हम कायल हैं।
एसकेएम के अंदर एक से एक लर्नेड आदमी है, वो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, बहुत इश्यूज पर रखते हैं, तो वो एसकेएम अपना पुनर्गठित करिए, उसको एलिव करिए, हम जैसे लोगों को उसमें जोड़िए। हनुमान राम जी की का इतना अध्ययन है, इनको जोड़िए उसके साथ में। आपको बहुत टच करने हैं राम रतन जी, आप लोगों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारा डायरेक्ट संवाद उनसे नहीं है, आप लोगों के जरिए संवाद हो सकता है। हम किसान आंदोलन के दौरान से ही हम चाह रहे हैं कि हमारे उनके बीच में संवाद हो। पहले वो हरियाणा वाले थे, कौन क्या नाम उनका, हनुमान राम जी, वो थे, उनको हमने बीच में संपर्क में लेने का प्रयास किया कि भाई संपर्क हमारा कराओ, हम उनसे बात करें। हमारे लीडर हैं जो लोकल किसान राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनसे संवाद होने चाहिए। स्थिति बहुत गंभीर है, संक्रामक दौर में हम आ गए हैं, हमारे अस्तित्व का सवाल है। भारतवर्ष कहीं नहीं जाएगा, भारतवर्ष तो यहीं रहेगा। जो कंपनियां हैं वो इन जमीनों पे कब्जा करेंगी, और जैसे ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन जो है उसकी लागत कम हो जाती है, ऐसे कृषि उत्पादन की लागत कम करेगा कॉरपोरेट, और वो आप जो सारा मुनाफा वो अपने आप ले जाएगा, और हम लोग भिखारी बनेंगे उस समय। जिस प्रकार से अमेरिका में एक बहुत बड़ी जो है वो है, मतलब बहुत बड़ी तादाद है अमेरिका की जो केवल सरकार की भीख पे निर्भर करती है। सरकार उनको घर पे बैठे देती है खाने के लिए, उनको बिजली फ्री देती है, घर देती है, वो केवल वोटिंग का काम करते हैं। इस तरह से एक जमात हिंदुस्तान में पैदा करने की कोशिश है, भिखारियों की जमात, और उन्होंने शुरू भी कर दिया। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, 2-2 हजार रुपए हमारे अकाउंट में डालते हैं किसानों के। हमें भिखारी तो बनाया जा रहा है। हम लोगों का कोई ग्लोरी है, हम लोगों की कोई अपना सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसको मारा जा रहा है धीरे सने सने करके, और हमें कृषि से विमुख किया जा रहा है जानबूझ के। ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं कि हमें अपने उत्पाद का मूल्य न मिल पाए। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हमारे बेटे अपने आप ही खेती छोड़ देंगे। वही तो हो भी रहा है। अभी 70% किसान खेती छोड़ चुके हैं, और जो 30% किसान वहां कर रहे हैं काम, वो बेचारे केवल कर्ज के सहारे जी रहे हैं। क्या कारण है कि सरकार ने खजाने खोल दिए, जितना चाहे रुपया ले जाओ, इतना ईज ऑफ लोन कर दिया कि बहुत आसानी से आपको ऋण मिल जाएगा। आप किसी भी यंत्र पे लोन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहां से दोगे भाई, इतने ऋण ले रहे हो? इसके बदले में खेती तो आपको देनी पड़ेगी, और वो यही चाहते हैं कि खेती आप छोड़ दें। जैसे ही आप खेती छोड़ोगे तैसे ही जो है ये कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी बड़ी बड़ी मेगा मशीन लेके आ जाएंगी और उत्पादन करेंगी, उनकी लागत कम आएगी। क्योंकि भाई आप ये तो आप समझते ही हैं कि बड़ा खेत होगा तो उस पर कम लागत आएगी उत्पादन की, छोटे खेत पे ज्यादा लागत आती है। तो सारा सार यही है, इसको हमें समझना है। हमारे जो राजनेता है उनको हमें साथ में लेना है, गौरव जैसे लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उनको साथ में खड़ा होना है, राम रतन जी जैसे लोग, उनको अपनी भूमिका पहचाननी है, और ये भूमिका पहचानने के बाद ही कुछ हो सकता है। हनुमान राम जी और हम जैसे तमाम में चूटियां बजाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। चने भाड़ नहीं फोड़ा करते, भाड़ अगर तोड़ना हो तो घन से या लोहे के किसी बड़े हैमर से टूट सकता है, और वो हैमर है टिकैत जैसे लोग, और या जो राजनेता जो हमारे किसान राजनीति के आज पुरोधा हैं वो हैं। तो आज के इसका सार यही है हमारा कि हम सब अपनी भूमिका पहचाने, हम किसी के चक्कर में ना आए। यही मेरा संबोधन है आपसे। चलो ठीक है, 1:02 हो गए, हमारा टाइम हो रहा है। आप सभी का आने का धन्यवाद। अगले बार और मिलेंगे, शायद हो सकता हो ये ग्रिड वाला जो टॉपिक है किस तरीके से इकट्ठे होंगे करेंगे, इस पे हम सर्च करेंगे, कोई नया टॉपिक मिलेगा तो उस पे किसानों के गौरव जी मेरे से जरा व्यक्तिगत संपर्क आप करें। फोन नंबर मेरा शायद उसमें मेरी प्रोफाइल में भी है और यहाँ भी आपके पास होगा। आप व्यक्तिगत बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के आने का और आने के लिए। ठीक, ओके, थैंक यू।